Hello and welcome back to the channel everybody. So today we are going to begin with our paper 5 marathon और इससे पहले हमने पेपर 4 तक के सारे मैराथन कर लिए हैं LUPGET सीरीज में जो कि बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए फॉर इंग्लिश प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश LUPGET एग्जाम। ठीक है, सो जो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं भाई फ्री सीरीज में जुड़ जाइए। You won't have to look into anything else after this अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया है। बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझाया गया है इनटू दिस सीरीज। सो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं, जिसके बाद बहुत सारे मैराथन्स, महा मैराथन एंड देन मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, ये सब कुछ मिलने वाला है ऑल एट वन प्लेस। सो आपको इंग्लिश की तैयारी करने के लिए और कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा एंड यू डोंट हैव अ लॉट मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब based on English LUPGET exam. So yeah, this is your one-stop solution, guys. So do subscribe the channel if you want to prepare with me. Okay? So सबसे पहले हम बढ़ जाते हैं अपना पेपर 5 देख लेते हैं। हम क्यों पेपर देखते हैं? सो दैट हमें राइटर्स ऑथर्स की यहीं पे वर्क याद हो जाए, है ना। सो या यूनिट 1 हमारा है सोशल इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, जहां पर हमने रोमांटिक एंड विक्टोरियन पीरियड का 1789 से लेकर 1900 तक अच्छे से बैकग्राउंड समझ लेना है। बैकग्राउंड में मतलब कि इवेंट्स क्या हो रहे थे, हिस्टोरिकल चीजें क्या चल रही थी, ये सब हम समझेंगे। एंड यूनिट 2 में हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ में द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इनकी पोएम, आपने इनके ड्रामा सुने होंगे जो कि बहुत फेमस है, बट इसमें हमें पोएम भी पढ़नी है विच इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी ग्रेट वन। ठीक है, देन एस.टी. कॉलरिज का आपका आ जाता है कुबला खान, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, जो कि इनके सपने में मतलब ये ओपियम एडिक्टेड थे, ये भी दिखता है आपको इसमें। ठीक है, और फिर सपना देखते हैं, उठते हैं एंड देन उसको जॉट डाउन करने लगते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम इंटरप्शन उनको वो पोएम वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको कुछ आधी अधूरी या कहीं से कुछ ब्रेक लगेगा पोएम में। ठीक है, बाद की पोएम, क्योंकि बाद का कुछ पार्ट इन्होंने खुद से बनाया है। पीबी शैली का टू अ स्काईलार्क है हमारा, हमें याद रखना है पीबी शैली इज टू अ स्काईलार्क। ठीक है, देन यूनिट 3 में आपका आ जाता है जॉन कीट, जो कि रोमांटिक पोएट है, एंड ओड टू नाइटिंगेल। ओड टू नाइटिंगेल इज वेरी ब्यूटीफुल, ऑल्दो लॉन्ग बट बहुत अच्छी पोएम है। सो मैंने ये सारे आपके रोमांटिक विक्टोरियन पीरियड, वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कुबला खान, टू अ स्काईलार्क, ओड टू नाइटिंगेल, शी वॉक्स इन ब्यूटी जो कि आपका है बाय जी बायरन, एंड देन एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ए.एल. टेनिसन मतलब एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का क्रॉसिंग द बार, जो कि विक्टोरियन पोएट के क्या माने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं ये। सो दैट इज क्रॉसिंग द बार करा है। एंड देन आपका यूनिट 4 में रॉबर्ट ब्राउनिंग का आ जाता है माय लास्ट डचेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस dramatic monologue example is this My Last Duchess by Robert Browning. Browning बहुत जाने जाते हैं अपने dramatic मोनोलॉग्स के लिए। ठीक है, व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें तुम्हें डायलॉग फॉर्म मिलेंगे ड्रामेटिक से, मोनो मतलब वन होता है, लॉग मतलब ऑफ कोर्स द डायलॉग्स। सो ड्रामेटिक काइंड ऑफ दिखेगा, यानी कि कॉन्वो टाइप ऑफ दिखेगा, एंड तुम्हें उसमें क्या कहते हैं, एक इंसान बोल रहा होगा एंड एक सिंगल स्पीकर होगा। आई होप इतना क्लियर है। देन मैथ्यू आर्नल्ड का आपका डोवर बीच है। मैथ्यू आर्नल्ड का हमने PYQ सेशन में पढ़ा था कि उन्होंने क्या बनाया है, टचस्टोन मेथड भी दिया है, वो क्या है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आपने PYQ सीरीज अच्छे से की है गाइस, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs वाली वीडियो स्पेशली बहुत अच्छे से की है, बिकॉज उसमें आपको पूरा होलसम आइडिया मिल जाने वाला है कि पेपर कैसे आने वाला है, कैसे पिछली बार आया था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं। सिर्फ और सिर्फ पेपर 13C तक नहीं आता है, और भी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं एंड फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में, वो भी पूछी जाती हैं। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड सो दैट यू डोंट गेट शॉक दैट डे। ठीक है, और आप फुल कॉन्फिडेंटली अपना पेपर करें। कॉन्फिडेंस
बहुत जरूरी होता है पेपर करते वक्त. इफ यू लॉस्ट दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू पेपर वेरी वेल, और ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है. सो वो सब तभी हो पाएगा जब आपकी ऑलराउंड प्रिपरेशन होगी. तो पीवाई की वीडियो जरूर देख लेना, पूरा आइडिया मिल जाएगा. एंड आई बेट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उससे जरूर जरूर आपके फंसेंगे आएंगे, ठीक है, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से उसमें बहुत कुछ जानने की कोशिश की है. क्रिस्टीना रोजेटी की आपकी रिमेम्बरेंस पोएम है. So I want to tell you all that कि पूरी की पूरी सारी पोएम्स हमने अच्छे से इसी चैनल पे कवर कर रखी है. So if you have not watched any of them, या आपको कोई भी पोएम क्लियर नहीं हुई है अभी तक, go watch that out. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी मैं, वॉच कर लीजिए एंड आपकी सारी पोएम लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस. और 100 मैराथन्स हैं, सो आपको यहाँ पर अपनी कॉफी लेकर बैठ जाना है. टू द वंस हु डोंट ड्रिंक इट, आपको अपना लेमन जूस लेकर बैठ जाना है, राइट, सो दैट यू आर हैविंग full of energy to answer the questions. जहां जाएगी आप उसको पी लेंगे एंड यू विल रीगेन योर एनर्जी, क्योंकि क्वेश्चंस सारे करके ही हम वीडियो खत्म करेंगे एंड रुकेंगे. ठीक है, पोइट मतलब एक बार में हमें पूरी वीडियो कंप्लीट करने की कोशिश करनी है. नाउ यूनिट एमसीक्यूज 1 to 8 देख लेते हैं. ये आपको मिल रहा है यूनिट 1 से, जहां पर विक्टोरियन और रोमांटिक का हमने बैकग्राउंड सीखा है. सो सबसे पहले रोमांटिक पीरियड आ रहा है आपका 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेंस, जो कि स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स विद जाकी खत्म हो जाता है बाद में आपका with the Victorian age beginning. Okay. Now, which event is generally regarded as marking the beginning of Romantic age in English literature? Regarded as the beginning of Romantic age. कौन सा पीरियड था? अभी बता दिया मैंने, ये तो publication of lyrical ballads in 1798. Yes. Now, इसको आपको मैच करना है, रोमांटिक को विक्टोरियन, रोमांटिक एंड देन विक्टोरियन. ओके, सो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन सिमिलर मिल रहे हैं. सो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ऑब्वियसली किस में हो रही थी? विक्टोरियन पीरियड में हो रही. चाहे आप बी कर दीजिए, चाहे आप बी कर दीजिए, नो इश्यूज विद दैट. ठीक है, क्योंकि सेम है. नेचर वर्शिप कहां पर हो रहा था? रोमांटिक एज में हो रहा था. साइंटिफिक स्पिरिट, जहां पर रैशनल की बात होगी, साइंटिफिक स्पिरिट की बात होगी, दैट इज विक्टोरियन पीरियड. इमेजिनेटिव की बात होगी, दैट इज रोमांटिक पीरियड. ओके, आई होप यू हैव गॉट दिस क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. विच आइडिया इज लीस्ट एसोसिएटेड विथ रोमांटिक पोएट्री? बहुत कम एसोसिएटेड है, रोमांटिक पोएट्री से नहीं एसोसिएटेड है. इंडिविजुअल इमेजिनेशन होती थी, हाँ, इमोशनल आए, इमेजिनेशन आए, नेचर से रिलेटेड आए, वो रोमांटिक पोएट्री है. जहां पर रैशनल वेट एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात आ रही है, दैट इज व्हाट विक्टोरियन पीरियड. ठीक है, तो हम याद रखेंगे. इमोशनल ओवर रीजन, यस, रीजन से ऊपर वो इमोशन को रख रहे थे, बिल्कुल सही बात है. हमें लीस्ट एसोसिएटेड जानना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, यू अंडरलाइन दिस थिंग. नॉट पूछा है, लीस्ट पूछा है, मोस्ट पूछा है, जो भी पूछा है क्वेश्चन में, हमने सबसे पहले अंडरलाइन करना है, सो दैट हम फ्लो में कि अरे मुझे आता है के चक्कर में हम गलत ना कर दे. मैकेनिकल अर्बन सिविलाइजेशन, यस, ये सबसे कम इस पे फोकस करता था एंड इस पे किसका हमारा फोकस था? विक्टोरियन पीरियड का ऐसा फोकस था. लव नेचर, यस, ये बातें सही है, लव ऑफ नेचर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं. असर्शन बता रहा है कि रोमांटिक पोएट्स एडमायर करते हैं चाइल्डहुड को. क्या वो एडमायर करते हैं चाइल्डहुड को? बताइए. यस, करते हैं, ऑफ कोर्स. वो नेचर से जब रिलेटेड हैं, है ना, तो दे आर वैल्यूइंग इमोशंस चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड को हम सबसे प्योर काइंड ऑफ मानते हैं. स्पेशली वर्ड्सवर्थ की आपकी पोएम भी ऐसी है जिसमें आपको बताते हैं कि चाइल्ड क्या है? फादर ऑफ अ मैन है ना. सो चाइल्ड जो है ज्यादा कनेक्टेड है गॉड से. सो या ये बात सही है. And then reason, they believe children possesses spiritual innocence. जी हाँ, बातें सही हैं, दोनों बात सही है. So yeah, Wordsworth regarded childhood as a state of divine vision. मैंने Wordsworth की पोएम भी आपको बता दी है. नाउ अरेंज करिए क्रोनोलॉजिकली. रोमांटिक पीरियड बिगेन हो रहा है, क्वीन विक्टोरिया एक्सटेंड हो रही हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन रोमांटिक पीरियड से भी पहले आता है. इनकी डेट्स ही हम ऐसे याद करते हैं ट्रिक से कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया 1789 एंड रोमांटिक पीरियड जस्ट उसका पीछे वाले का अपोजिट कर दो, लाइक चेंज कर दो. तो 1789 और ये वाला 1798. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज 1789 एंड रोमांटिक पीरियड इज
1798, ठीक है। सो ऑब्वियसली फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो पहले आ गया इन सबसे, ठीक। पब्लिकेशन ऑफ इन मेमोरियम ये विक्टोरियन पीरियड में होता है, तो ये भी बात कहा जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के आपके जो वर्क हैं। सो रोमांटिक पीरियड बिगिन, तो इसके बाद होगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा हमारा। 3 देख लीजिए कहाँ कहाँ है, बी ऑप्शन को कट कर देंगे, 3 नहीं मिला, डी ऑप्शन को कट कर देंगे, ठीक है। फिर ऑब्वियसली रोमांटिक पीरियड बिगेन होगा, सो 3 के बाद 1 आने वाला है, एंड यहाँ पर 2 के ओके 3 के बाद 2 आ जाता है, ये गलत हो जाता है, एंड ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो 1789 देखिए डेट्स भी दी हुई हैं, हम उसे भी याद करते हुए चलेंगे, ओके। सो 1789 में आपका सबसे पहले हो जाता है ऑब्वियसली दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। 98 मैंने जैसे कि अभी याद ही करा दिया आपको, रोमांटिक पीरियड हो गया। 1837 में क्वीन विक्टोरिया आपकी थ्रोन पे बैठती हैं, एंड वहीं से विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कब तक चलता है? 1901 तक चलता है। सो 1837 टू 1901 इज द विक्टोरियन पीरियड, एंड ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? हमारी क्वीन विक्टोरिया से स्टार्ट हो रहा है, एंड शी एक्सेंट द थ्रोन पे बैठती हैं, लेती हैं। एंड 1850 में आपका पब्लिकेशन किसका हो रहा है? इन मेमोरियम का पब्लिकेशन हो रहा है। आई होप इतना क्लियर है सबको। Now, which Victorian idea must influence literature? आइडिया मोस्ट इन्फ्लुएंस लिटरेचर, किस बात ने, किस विक्टोरियन आइडिया ने सबसे ज्यादा लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया है? बताओ। सो क्या फ्यूडलिज्म ने किया है, या साइंटिफिक इंक्वायरी एंड डाउट? अब आप सोच रहे होंगे ये डाउट क्यों आया है जब ये साइंटिफिक की बात करें हैं एंड राजनीति की। डाउट हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशंस, नॉर्म्स और चीजों पे था, ठीक है। अब नई डिस्कवरीज हो रही है, हमें पता चल रहा है कि हमें जो चीज ऑलरेडी पता थी वो बातें गलत हैं, एंड नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं कि ह्यूमन, जैसे कि ह्यूमन इज नॉट कि है ना, ऐसे ही नहीं बॉर्न हो गया है ह्यूमन। इट्स नॉट जस्ट टू डिवाइन, ये डिफरेंट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से हो रहा है, ये सब चीजें डेवलपमेंट जो हो रही हैं, सब कुछ जो हमें रैशनैलिटी दी जा रही है, हमें डाउट हो रहा है अब किस पर? जो हमारे पहले की चीजें थी, ठीक है, जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशन, नॉर्म, सब कुछ सेट थे, उन पे अब डाउट उठने लगा है, लोग क्वेश्चन उठाने लगे हैं, ठीक है। सो डार्विन की थ्योरी, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, साइंटिफिक डिस्कवरी सर्टेन अनसर्टेनिटी क्रिएट करती हैं, अनसर्टेनिटी एंड इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। सो हमने समझ लिया ये बात। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, ये किसको कह रहे हैं और किस पोएम में कह रहे हैं? दिस इज ऑब्वियसली वर्ड्सवर्थ, है ना। नाउ यहाँ पर इनकी डॉर्थी सिस्टर से भी आपको इनकी बातें दिखेंगी। ओके, नाउ व्हिच वर्क इज पेट्रार्कन सोनेट? पेट्रार्कन सोनेट कौन सा है बताइए? शी वर्क्स इन ब्यूटी और द वर्ल्ड इज टू मच, वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ पेट्रार्कन सोनेट। ये फॉलो करता है पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म को। किसका है ये? विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, उनकी पोएम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी राइम स्कीम फिट हो रही है आपकी? बताइए। वर्ड्सवर्थ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, यहाँ पर इट इज अ पेट्रार्कन सोनेट, और कैसे सारी सोनेट के फॉर्म हमने ट्रिक्स एंड टिप्स से याद कर रखे हैं, तो ये क्वेश्चन कोई गलत कर ही नहीं सकता, राइट। सो इट इज पेट्रार्कन सोनेट, तो कैसे होगा? पेट्रार्कन का क्या है ट्रिक? अब्बा अब्बा सी डी सी डी सी डी, right? So the option is this. Option B is correct. It's a Petrarchan sonnet जिसमें Italian octave देखने को मिलती है। The phrase getting and spending क्या बता रहा है? कि world is too much with us से है ये, obviously ये पूछने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है, तो या सो इसमें ये है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम कमाते रहते हैं, हम उसको स्पेंड करने में, खर्चे पे ध्यान दे रहे हैं, बस। ये नेचर जो हमारे खुद के लिए बनाया है, हमें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इट इज लाइक मटेरियलिज्म की बात हो रही है कि हम मटेरियलिज्म वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कितना ज्यादा बिजी हो चुके हैं। Which mythological figure are mentioned? The world is too much with us, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग टाइप का है। इंपॉर्टेंट है कि इसमें प्रोटियस एंड ट्राइटियन का यूज हुआ है। ये ग्रीक सी गॉड्स हैं, और इसकी इमेजेस दिखाकर बाकायदा मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है। अगर नहीं देखी है वो वीडियो जाकर जरूर देखना, वर्ल्ड इज टू मच विद अस की, बिकॉज इमेजेस के थ्रू पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्चर मेमोरी आपको याद रहती है, एंड आपको नेम्स भी उसी के थ्रू याद रहते हैं, दैट इज प्रोटियस एंड ट्राइटन। और अगर नहीं वीडियो देख पा रहे हो गाइस, तो प्लीज एक गूगल सर्च मार कर देख लेना, माइंड में याद रखता है। वीडियो देख पा रहे हो, वेरी गुड फॉर यू। Assertion.
स्पीकर विशेस टू बिकम अ पेगन सक्ल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न, हाँ वो पेगन बनना चाहता है, ये सब दुनिया वर्ल्ड में सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिजी हैं, तो हमें पेगन बनना है, यानी कि हम किसी आइडियल गॉड फॉर्म को नहीं बल्कि खुद नेचर को ही पूज्य मानेंगे, उसी को पूजेंगे, उसी में बिजी रहेंगे। सो क्यों? बिकॉज ही बिलीव्स पेगनिज्म वुड अलाउ हिम टू एक्सपीरियंस नेचर मोर स्पिरिचुअली। जी हाँ, दोनों बातें हमारी करेक्ट बैठ जाती हैं। सो व्हिच पोएटिक डिवाइस इज डोमिनेंट इन द सी दैट बियर्स हर bosom टू द मून? ये हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी डोमिनेंट दिखा रही है कि उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, यानी सी को डायरेक्टली एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है। नाउ मैच करिए आप वर्ड्सवर्थ, शेली, ब्राउनिंग, कीट्स को। कीट्स का नाम सुनते ही नेगेटिव केपेबिलिटी मैच हो जाना चाहिए, यानी डी का 1, डी का 1 यहाँ पर है, इसको कैंसिल कर देंगे हम। दो ऑप्शंस हमारे पास बच जाते हैं गाइस। सो देख लेते हैं, ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग है, कोई शक नहीं इसमें, हम इतने अच्छे से पढ़े हैं। सो ड्रामेटिक मोनोलॉग सी का 3 है, सी का 3 एंड सी का 4, ये वाला भी कैंसिल हो जाता है एंड हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। सो सी का 3 है। देन शेली का क्या है आपका बताइए? बी, दैट इज बी फॉर ऑफ कोर्स आइडियलिज्म उनसे रिलेटेड है। वर्ड्सवर्थ का क्या हो जाएगा हमारा? नेचर एज अ टीचर। नेचर को अलग अलग फॉर्म उनके रहे हैं, हमने वो भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की है। कभी वो नेचर को पहले हम यूथ में होते हैं तो बड़ी पैशनेटली देखते हैं, पर धीरे धीरे एंड तक आते आते हम उसको फिलोसफिकल देन स्पिरिचुअली भी देखने लग जाते हैं, तो वो उनके साथ होता है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, क्या मेनली प्रोटेस्ट कर रहा है कि ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है या इसकी वजह से हम एक दूसरे से एलिनेटेड हो चुके हैं। हमें नेचर, बारिश हो रही है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, हम सिर्फ काम पे लगे हुए हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है ना, हमें सिर्फ कमाने पे ध्यान नहीं देना है, इस नेचर को भी एंजॉय करना है जो कि हमारे लिए भी बनाया गया है। फर्स्ट क्या है इसमें से बता दो? वर्ड्सवर्थ एडमायर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये बात गलत हो जाती है और यही आंसर है क्योंकि फॉल्स पूछा है। ठीक है, पोएम सोनेट है, बिल्कुल बात सही है, क्लासिकल माइथोलॉजी यहाँ पर यूज हुए हैं, है ना, तो ये दोनों बातें सही हो जाती हैं एंड ऑफ कोर्स ऑप्शन ए इज करेक्ट इस वजह से। ओके, सो 17 to 24 देख लेते हैं। यूनिट 2 वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का आपको मिल रहा है, कुबला खान की भी दिखेगी यहाँ पे क्वेश्चंस। सो वर्ड्सवर्थ का देख लेते हैं। व्हिच लाइन बेस्ट एक्सप्रेसेस द इमोशनल क्लाइमैक्स, आपको दिख रहा है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस का। लिटिल वी सी नेचर दैट इज आर्स, क्या इसमें कोई भी वैसे भी अगर पोएम नाम भी पढ़ी हो क्लाइमैक्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट? सो द winds that will be howling at all hours. Next, great God, I'd rather be a pagan suckered in a creed outworn. वो क्या बनना चाहते हैं? Pagan. So this one is the correct one कि वो actually सब कुछ त्याग कर क्या बनना चाहते हैं? वो एक pagan बनना चाहते हैं. So the sea that bear her bosom to the moon. सो द पैशनेट एक्सप्लेनेशन एक्सप्रेस करता है कि स्पीकर का डीप फ्रस्ट्रेशन लेवल आपको दिख रहा है। विच लिटरली कि मुझे क्या बनना है? पेगन बनना है, और ये सब वर्ल्ड का तो सब कुछ एकदम परेशान हो चुके हैं, वो क्या है यहाँ पर? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये वो है ना। सो नाउ 18, विच लिटरेरी मूवमेंट मोस्ट इन्फ्लुएंस करता है हमारे वर्ड्सवर्थ की पोएटिक फिलोसफी को? बताइए। ऑब्वियसली दिस इज रोमांटिक मूवमेंट, इजी पीजी वन, है ना। नाउ which पेज इज इनकरेक्टली मैच बताना। जो वर्ड्सवर्थ का नेचर है, ये बात बिल्कुल सही है, इनकरेक्टली को हमें अंडरलाइन कर लेना है जिसे हम बिल्कुल गलती ना करें, ठीक है। सो वर्ड्सवर्थ का नेचर है भाई, सही बातें बता रहे हैं आप। शेली का आइडियलिज्म अभी अभी देख के आए हैं हम, आप सही कह रहे हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग ब्राउनिंग का बिल्कुल सही। आर्नल्ड का ऑप्टिमिस्टिक फेट है क्या? नो, आर्नल्ड को ऑप्टिमिस्टिक फेट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। Okay. Now Kubla Khan is generally classified as, Kubla Khan generally कैसे classify होते हैं जरा बताना। So क्या एक सेकेंड, इट इज अ कुबला खान होते नहीं है, या फिर कुबला खान तो पोएम है, राइट? सो कुबला खान पोएम कैसी है बताइए? क्या ये ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है? ये लास्ट डचेस है, ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय ब्राउनिंग। विजन पोएम, ड्रीम पोएम, हाँ मैंने स्टार्ट में ही बता दिया है भाई, ये तो ड्रीम विजन पोएम है, आपको वो सपना देखते हैं, बैलेड नहीं, हीरोइक एपिक नहीं। सो कॉलरिज डिस्क्राइब द पोएम एज अराइजिंग फ्रॉम अ ड्रीम लाइक विजन आफ्टर रीडिंग
क्या रीड करने के बाद वो ऐसा होता है? वो कोई बुक रीड करते हुए ही सो जाते हैं जब वो सपना देखते हैं, तो वो बुक बताइए। अच्छा, आप जो चीज सोच रहे होते हैं या आपके मन में कहीं ना कहीं चल रहा होता है, या फियर होता है, या तो खुशी होती है, या तो अचीव करना चाहते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही आपको ड्रीम आता है, ठीक है? या आपने वो इवेंट्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट देखा हो तो जुड़ जाड़ के आपको एक कुछ ड्रीम आता है। सो वही है, वो बुक पढ़ के सोए हैं वैसा ही टाइप का उनको ड्रीम आ रहा है। सो बुक was bought। कौन सी बुक थी? Which book was it? Purchases pilgrimage। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। Purchases pilgrimage was the book name। ठीक है, after reading this one। So द इमीडिएट सोर्स ऑफ कॉलेज इंस्पिरेशन, कुबला खान का इमीडिएट क्या था वो बताइए? परचाजेस पिलग्रिमेज, यही वो रीड करके सो जाते हैं, ड्रीम आता है, फिर लिखने बैठते हैं, इंटरप्शन होता है, फिर थोड़ा सा गड़बड़ाहट होता है। सो कॉलेज क्लेम करते हैं कि ही फेल asleep while reading Samuel Purchases पिलग्रिमेज। ठीक है, सैम्यूल परचास का है ये, ठीक है, एंड वर्क का नाम क्या है? परचाजेस पिलग्रिमेज। किसका है? सैम्यूल परचास का है। वर्क क्या है? परचाजेस पिलग्रिमेज। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। नाउ देन वी हैव, देखो एसपी का वर्क है, सैम्यूल परचाजेस का वर्क है, क्या वर्क है? पीपी है। एसपी का वर्क पीपी है, परचाजेस पिलग्रिमेज। तो एसपी कौन है हमारे? सैम्यूल परचाजेस। वर्क क्या है? परचाजेस पिलग्रिमेज। याद रहेगा? यस, अब तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ट्रिक भी सीख ली। नाउ कोलरिज, शेली, वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग को इंटेलेक्चुअल ब्यूटी किसकी है बताइए जरा? सेकेंडरी इमेजिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर एज अ टीचर तो अभी करके आए हो, तो सी को तो 3 से ऐसे ही लगा दोगे बिना कुछ सोचे समझे। ड्रामेटिक मोनोलॉग अभी करके आए हो, सो तुरंत ब्राउनिंग से लगा दोगे। सी का 3, डी का 4, जल्दी से देख लो। डी का 3 है, हटा देना है। डी का 3 है, हटा देना है। डी का 4 है, डी का 4 है। सी का 3 है, सी का 2 है, यहाँ पर इसको भी हटा देना है, एंड ऑप्शन आपको मिल गया ए, राइट। सो अब देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन, यानी कि कॉलेज। कॉलेज का आपका मोस्ट फेमस है, उन्होंने दिया था सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, दोनों में से कुछ भी आ जाता है। किसने दिया हुआ है? हमारे कॉलेज ने दिया हुआ है। प्राइमरी इमेजिनेशन वो होती है जो ऑलरेडी ऐसे ही नॉर्मल इमेजिनेशन होती है, हर आदमी करता है। बट सेकेंडरी इमेजिनेशन जब आप बहुत ही एक अलग लेवल के, जो आर्टिस्ट कर पाते हैं आप कह सकते हो, है ना, जो बड़ी कंसाइजली डन होती है, दैट इज सेकेंडरी इमेजिनेशन। एंड या सो आपका फिर शैली बचाते हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी उनके पास है ना, शैली। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी। द फ्रेज स्टेडी प्लेजर डूम, स्टेडी प्लेजर डूम का क्या मतलब हो जाता है? कि ह्यूमन की करेक्टिव जो क्रिएटिव पावर है एक ह्यूमन के अंदर, एंड इमेजिनेशन, ठीक है। सो प्लेजर डूम क्या दिखा रहा है? आपकी आर्टिस्टिक इमेजिनेशन को दिखा रहा है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीबडी। ये कुबला खान से था। ना कोलरिज का, कुबला खान एंड शेली का टू स्काईलार्क से क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 25 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। सो इफ द स्केर्ड रिवर, द सेक्रेड रिवर अल्टीमेटली फ्लोज इनटू, कहां जाकर वो बह जाती है, कहां चली जाती है? राइट, दिस इज फ्रॉम कुबला खान। थेम्स में या फिर अ सनलेस सी में? यस, इट इज अ सनलेस सी, यस। सो मेडिटेरियन में या पैराडाइज में? नहीं। द मिस्टीरियस रिवर सिंबलाइज करनी है जर्नी फ्रॉम कॉन्शियस क्रिएटिविटी टू द अननोन, अननोन जहां पर एकदम कुछ नहीं पता है। 26 देख लो। नेचर इन कुबला खान अपीयर्स बोथ ब्यूटीफाइंग भी है, टेरिफाइंग भी है। यस, दोनों है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा गॉथिक टाइप एलिमेंट भी दिखेगा। कॉलरिज कंबाइन करते हैं सुपर नेचुरल मिस्ट्री को विद द रोमांटिक इमेजिनेशन। जी हाँ, सो बोथ द आंसर आर आई थिंक करेक्ट, बोथ true are explains A. So nature in Kubla Khan appears both beautiful and terrifying because Coleridge combines supernatural mystery with romantic imagination. ये उन्होंने किया है और इसी वजह से ऐसा लगता है. So which expression best illustrates romantic supernaturalism? Romantic supernaturalism कहाँ पर सबसे बढ़िया से दिख रहा है? The world is too much with us. इसमें कुछ भी ऐसा romantic supernaturalism नहीं दिख रहा है.
Caverns measureless to man. Yes, this one is the correct answer. She walks in beauty, sunset and evening sun. नहीं, mysterious caverns जो हैं वो क्या इवोक करे, कैसी फीलिंग ला रहे हैं आपके अंदर? सबलाइम, एक अलग ही लेवल की फीलिंग होती है, आपको ऊपर तक पहुंचा देती है एंड सुपरनैचुरल की फीलिंग दिखा रही है. नेक्स्ट, अरेंज क्रोनोलॉजिकली में अरेंज करना है एंड आप बिल्कुल कर लेंगे. क्यों कर लेंगे? क्योंकि अभी ऐसा टाइप का कुछ थोड़ा बहुत किया था, कुछ चीजें चेंज है. ठीक है, सो लिरिकल बैलेंस आपको पता होनी चाहिए. अभी हमने डिस्कस किया, यहीं से आपका रोमांटिक एज स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 1798. फिर कुबला खान का कंपोजिशन बताना है, टू अ स्काईलार्क एंड ओड टू नाइटिंगेल. सबसे पहले आप बताओ, आपकी क्या नाम है? ओके, सबसे पहले आपका क्या आएगा यहाँ पर? कंपोज. अच्छा, कुबला खान का पब्लिकेशन नहीं, कंपोज पूछा है, तो सबसे पहले ये आ जाता है आपका 2. इसको हटा दो एंड इसको हटा दो. 2 मिल गया सबको सबसे पहले. ठीक है, 2 बी और डी में आपको मिल रहा है. ओके, देन फिर हम देखेंगे कि लिरिकल बैलेंस का 1798 में पब्लिकेशन होता है. कुबला खान की 1797 में, एक ईयर पहले है, तो ये कंपोजिशन की वजह से पहले आ जाता है. फिर लिरिकल बैलेंस आएगा और तभी रोमांटिक के सारे वर्क्स आएंगे. ऑब्वियसली गाइस, रोमांटिक के वर्क्स पहले तो नहीं आ जाएंगे ना, बिफोर द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक पीरियड इटसेल्फ. ओके, सो यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट कि 2 के बाद 1 आना चाहिए एंड 2 के बाद यहाँ पर आ रहा है 3, तो हमने इसको हटा देना है एंड इसको हमने बी को टिक कर देना है. 2 के बाद 1 देख लेते हैं बाकी भी क्या. उसके बाद हमारा टू अ स्काईलार्क आएगा एंड देन ओ टू नाइटिंगेल आएगा. ठीक है, ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कुबला खान कंपोज करते हैं अपना वर्क. कुबला खान ऐसी कॉलेज देते हैं 1797 में कंपोज करते हैं. लिरिकल बैलेंस 1798 सबको पता है. ओड टू नाइटिंगेल इज 1819. 18 और एक बढ़ा दो 19. 1819 इज टू ओड टू अ नाइटिंगेल. ठीक है, फिर टू अ स्काईलार्क क्या हो जाएगा? 1820. उसके जस्ट बाद 1820. सो याद रखेंगे, लिरिकल बैलेंस 1798 है एंड ओड टू नाइटिंगेल हमने याद किया है 18 और जस्ट बाद 19. अब 1819 तक हो गया है. टू अ स्काईलार्क कब है? 1820. सो पब्लिकेशन क्रोनोलॉजिकली फ्रीक्वेंटली आपकी पूछी जाती है. ओके, लेट्स सी, इसमें मे बी ना भी आए बट या हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, सब कुछ पढ़ना है. Which bird appears in Shelley's poem to a skylark? Obviously कौन अपीयर होगा? स्काईलार्क की पोएम में. स्काईलार्क के अलावा कोई और भेज दोगे क्या? है ना, तो स्काईलार्क. स्काईलार्क सिंबलाइज कर रहा है प्योर जॉय, इंस्पिरेशन और आइडियल ब्यूटी, जो कि हमेशा रहती है, सालों से, जन्मों से वो लोगों को पीस, हैप्पीनेस सब कुछ प्रोवाइड करती आ रही है. हमने बड़ी डिटेल में कवर किया है. यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट. Shelley's skylark is primarily presented as, Shelley का skylark कैसा दिखाया जा रहा है? A symbol of ideal poetic inspiration. A symbol of ideal poetic explanation. Inspiration मिलती है उससे लोगों को लिखने की, वैसी ही skylark जैसी. So bird represents transcendence. Transcendence मतलब क्या होता है? आप एक लेवल से एकदम उठ गए हो परम की तरफ. ठीक है, and imaginative perfection. Now, Hail to thee, bloody spirit is an example of, this is from, of course, our to a skylark. Then ये किसका एग्जाम्पल है बताइए? एपोस्ट्रोफी का है. क्यों है? चलो बताओ जल्दी से, क्यों है? जिसको पता है वो कमेंट में बताएगा, जिसको नहीं पता है वो मुझे सुनेगा. सो हेल टू दी ब्लडी स्पिरिट का मतलब है, यहाँ पर हमने डायरेक्टली एक एब्स्ट्रैक्ट, जो स्पिरिट है वो एब्स्ट्रैक्ट है. ठीक है, हमने उससे, जो कि ह्यूमन क्वालिटी नहीं है, हमने उसको एक ऐसी चीज को जो कि ह्यूमनिस्टिक नहीं है, उसको हमने ह्यूमन की तरह एड्रेस कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी. एब्स्ट्रैक्ट चीजें या जो ह्यूमन ना हो उन्हें हम ह्यूमन तरह से क्या कर रहे हैं, उससे हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, है ना, एड्रेस कर रहे हैं. तो हेल टू दी ब्लडी स्पिरिट आपका क्या हो जाता है? एपोस्ट्रोफी हो जाता है. मैच करिए प्लेजर डूम को. प्लेजर डूम किससे है? आपको अभी पढ़ना है आपने, दैट वाज कुबला खान, है ना, वही बना रहे हैं डूम टिकरी, है ना. तो एक आपका 1 हो जाता है, एक का 1 हो जाता है एंड देन वी कैन सी clouds. This is to a skylark. ठीक है, सबको ये चीजें
पता है सी का देन आपका 3 हो जाता है एंड डी का आपका क्या हो जाता है 4. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके, सो क्रोनोलॉजिकली हम बढ़िया अच्छे से देख के जाएंगे. देन वी हैव शेरी टू अ स्काईलार्क. डीप डाइव करते हैं इसके अंदर, आइए. ओके, क्वेश्चन 33. व्हिच क्वालिटी डज शेली एनवी मोस्ट इन द स्काईलार्क? स्काईलार्क में ऐसा क्या है जो क्वालिटी उसको थोड़ा सा वो करती है कि मेरे पास भी है ऐसा? फिजिकल स्ट्रेंथ या परफेक्ट हैप्पीनेस फ्री फ्रॉम ह्यूमन सॉरो? यस, वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई ह्यूमन सॉरो नहीं है. जो ह्यूमंस के पास सॉरो है तुम्हारे पास नहीं है. तुम्हारे पास क्या है? एक परफेक्ट लेवल की हैप्पीनेस है. ठीक है. नाउ assertion देखो, शेली कॉल स्काईलार्क अ स्पिरिट. क्या वो बुलाते हैं? जी हाँ बुलाते हैं. बिकॉज इट सीम्स मोर देन अ फिजिकल बर्ड, बिकॉज इट एम्बॉडीज आइडियल ब्यूटी एंड जॉय. यस, आप सोचो स्पिरिट क्यों बुला रहे हैं उससे? वो तो एक बर्ड है, वो तो एक बॉडली फॉर्म है ना. स्पिरिट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो इस चीजों को ट्रांसेंड कर जाती है, इसके परे उठ जाती है. उनके सॉन्ग्स इतने अच्छे हैं कि सालों सालों से, चाहे राजा महाराजा पहले के हों चाहे आज के लोग हों, और अभी तक लोगों को वो पीस प्रोवाइड कर रही है, खुशियां दे रही है, म्यूजिकल क्वालिटी दे रही है, सब कुछ दे रही है. सो वो सिर्फ एक बॉडी से बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुकी है. इट सीम्स मोर देन अ फिजिकल बर्ड. वो क्या हो चुकी है अब? वो आइडियल ब्यूटी, एकदम आइडियल लेवल का होता है कोई चीज वो, और जॉय प्रोवाइड कराती है. सो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नाउ व्हिच स्टेटमेंट अबाउट रोमांटिक इमेजिनेशन इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन बोथ कुबला खान और टू अ स्काईलार्क? दोनों में आपको कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है? सो ऑप्शन इज रोमांटिक इमेजिनेशन बेस्ट कहां पर दिखाई जा रही है? दोनों ही वर्क में बताना है, कुबला खान और टू अ स्काईलार्क दोनों में. चलो बताओ, इमेजिनेशन इज इंफीरियर टू रीजन. क्या रीजन को ज्यादा डोमिनेशन मिल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, इमेजिनेशन को ही दोनों में डोमिनेशन मिल रहा है. सो इमेजिनेशन क्रिएट करता है रियलिटीज बियॉन्ड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. यस, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस जो नॉर्मल से एक्सपीरियंस होते हैं उससे ज्यादा परे जाकर हम यहाँ पर चीजें देख पा रहे हैं. इमेजिनेशन वो क्रिएट कर डालती है जो आपके सामने ओरिजिनल एक्सपीरियंस है उससे भी परे आपको कुछ दिखा डालती है, क्रिएट कर डालती है आपके सामने. इमेजिनेशन डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो एक तरह से आपको पीस प्रोवाइड करा रही है. इमेजिनेशन बिलोंग्स टू ओनली टू माइथोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है. सो या 36 which pair is incorrectly match? हमने incorrectly को अंडरलाइन कर लेना है गाइस, फिर देखना है अब गलत मैच कौन सा पेयर है बताना है. कुबला खान में जानडू है, यस. टू अ स्काईलार्क अनबॉडीड जॉय है, हाँ अभी तो पढ़ा भाई. कुबला खान ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, नो दिस इज रॉन्ग. सो कुबला खान इरेगुलर एक्सेंचुअल राइम वर्ड्स है, नॉट ब्लैंक वर्ड्स. ठीक है. इरेगुलर क्यों है भाई? ड्रीम विजन टाइप ऑफ पोएम है, इरेगुलर तो होगी ही. सो दिस वन इज अ करेक्ट because this is incorrect. To a skylark, oath. Yes, it is a oath. ना ओट कब होता है? जब आप किसी की प्रशंसा में कुछ बहुत बड़ा सा लिखते हैं, तो ये स्काईलार्क के ऊपर लिखा जा रहा है. Like ode to a nightingale also is one of the example जो हमारे कोर्स में भी है, right? Now एबेशियन मेड का क्या मतलब है? कुबला खान में सिंग कर रही है, क्या वो क्या सिंग कर रही है? शी इज सिंगिंग द सॉन्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट अबोरा. माउंट अबोरा, हर सॉन्ग सिंबलाइजेस आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन जो मिल रही है. विच और वो ये सोचो इमेजिनेशन है, तो ये आपको एक परे लेवल ले जा रहा है ना, नेक्स्ट लेवल. Which quotation belongs to Shelley's To a Skylark? बता दो. For he on honey dew hath fed. टीच मी हाफ द ग्लैडनेस. वो स्काईलार्क से कहता है कि मुझे तुम अगर अपनी ये जो इतनी ग्लैडनेस उसका आधा भी दे दो, मैं वैसे लिखने लगूं पोएट्री, जो सुनेगा ना वो पढ़ेगा पोएट्री ना, जिसे मैं तुम्हारा गाना सुन के एकदम मंत्रमुग्ध हो गया हूं, वो भी मेरी पोएट्री सुन के ऐसा ही हो जाएगा अगर तुमने मेरे को आधा भी अपना ग्लैडनेस दे दिया तो. ठीक है, तो यही कह रहा है वो स्काईलार्क से. ठीक. Question number 39. Which contrast is central to a skylark? Skylark से क्या contrast आपको बताओ सही है, central है. So skylark को underline कर लो, central को underline कर लो. अब बताओ, human sorrow versus ideal happiness. Yes, यही दिखा रहा है. Paganism versus Christianity का यहाँ पर कोई बात आया है नहीं. City versus village की कोई बात आई है नहीं. And heaven hell की तो बिल्कुल भी हमने कोई बात ऐसी सर्च नहीं की है. So yes, ह्यूमन सॉरो जो है उसको कैसे कंपेयर किया जा रहा है? आइडियल हैप्पीनेस, जो कि किसके पास है? स्काईलार्क के पास है, क्योंकि स्काईलार्क के पास ह्यूमन वाले दुख नहीं है.
ऐसा ये सोचते हैं। सो विच स्टेटमेंट बेस्ट कंपेयर करता है कुबला खान को और टू स्काइलार को, बता दीजिए जरा। क्या दोनों इमेजिनेशन दोनों में है, बल्कि उल्टा रिजेक्ट नहीं करा है, गलत है ये स्टेटमेंट। बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं विजनरी, यस के बाद बिल्कुल सही हो जाती है, ठीक है। सब इम्फोसाइज है मिस्ट्री पे, द अदर आइडियल जॉय पे, इस सब पे, ठीक है। सो बात बिल्कुल सही है, दोनों ड्रामेटिक मोनोलॉग बिल्कुल नहीं है। So I hope this is clear. Dramatic monologue आपके कोर्स में कौन सा वाला है? My last duchess by Browning. Next, Keats, Ode to a Nightingale and Byron की She Walks in Beauty, इन दोनों को बताना है. So which desire dominates the opening movement of Keats' Ode to a Nightingale? बताओ. So it is escape from the pains of human life. वो स्काइलर के साथ उड़ जाना चाहता है, नाइटिंगेल के साथ आपकी उड़ जाना चाहता है, टू प्लेस वेयर यू नो, बस वहां पर नेचर ही नेचर होगा, एंड ये क्या है, एक तरह का एस्केप है। बट आखिरी तक आपको पता चलता है कि दिस इज नॉट परमानेंट गाइज। आप एस्केप आपके लिए परमानेंट नहीं हो सकता, आपको वापस यहीं आना पड़ेगा। इसीलिए वो बाद में स्काइला को कहता है, भाई तुम धोखा देती हो लोगों को, मुल्लू बनाती हो लोगों को, है ना, ऐसा कुछ नहीं, तुम थोड़े पल की खुशी है खाली, है ना, इट्स नॉट द रियलिटी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। My heart aches and drowsy numbness pain. मेरा हाथ एक करता है और drowsy numbness जो है ना वो पेन कर रही है। प्रांडी क्या कन्वे कर रहा है? रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एस्टेटिसिटी मिक्स्ड विथ मेलांकोली। जी हाँ, कितना ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ये चीज। सो फिजिकल इलनेस अलोन नहीं है यहाँ पर, एंगर अगेंस्ट सोसाइटी नहीं है, पेट्रियाटिज्म की तो कोई बात लगी दे रही है। सो कीट्स एक्सपीरियंसेस बोथ डिलाइट एंड सॉरो, कैरेक्टरिस्टिक रोमांटिक इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी है ये। नाउ मैच करो कीट्स, बायरन, टेनिसन, शेली को, पायलट टेंडर इज द नाइट से, ब्यूटी इज ट्रुथ से, एंड ब्लिथी स्पिरिट। ब्लिथी स्पिरिट किसको कहते हैं? शेली कहते हैं। सो या डी का 4 हो जाता है। शेली किस कहते हैं? ब्लिथी स्पिरिट को, हमारे स्कालर को, ठीक है। कीट्स, ओ टू नाइटिंगेल भी है उनका, एंड ए का इज 3 आई थिंक, राइट, बिकॉज ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी वो कहते हैं। ये हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में कवर किए हैं, है ना। देन टेंडर इज द नाइट, टेंडर इज द नाइट, बताइए ये कहाँ से उठाया गया है आपका? बायरन। ओके, सो वी हैव B2, यहाँ से आपको उड़ा के मैच कर देना है ना, एंड देन C, अरे get it matched. Okay, then we have C Tennyson, that is, क्या बचता है आपके पास? पायलट। पायलट क्यों है बताइए? टेनिसन को हम पायलट से क्यों मैच करने? चलो बाकी तो तुमको समझ में आ गया होगा। ब्लेदी स्पिरिट कह रहा है, उसको अभी अभी पढ़ा था। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी कीट्स का है ऑब्वियसली। टेंडर इज द नाइट, ये बात कर रहे हैं, बाइडन कर रहे हैं, ठीक है, वो पार्टी की बात हो रही है, ये सब है, बिल्कुल ठीक। मेरे को ये बताओ कि पायलट कैसे टेनिसन से मैच हो रहा है? ये पायलट कौन है? पायलट यहाँ पर ऑलमाइटी है, गॉड है, स्पिरिचुअल है, ठीक है, वो एक स्पिरिचुअल एलिमेंट है जो इनको लेकर जाएगा। वो मझधार होता है ना, कि आपकी मझधार कौन है संभालेगा? इट इज योर गॉड जी, है ना। तो आपको वहीं पर ले जाना है, इनके पायलट के पास गॉड जी हैं ये, है ना, वही हमारी पूरी जीवन की नैया पार लगाते हैं, ऐसा है ना। सो नाइटिंगेल मेनली क्या सिंबलाइज कर रही है? पॉलिटिकल लिबर्टी। उसको पॉलिटिकल लिबर्टी है क्या? बताओ। नहीं, पॉलिटिकल की बात ही नहीं हुई है। ओके, सो इमॉर्टल ब्यूटी एंड पोएटिक इंस्पिरेशन, यस दिस इज करेक्ट। अनलाइक ह्यूमंस, बर्ड का सॉन्ग अपीयर होता है कि ये भाई टाइमलेस है, कितने पूर्वजों से लेकर आज तक चलता आ रहा है और लोगों को पीस एंड हैप्पीनेस, ब्यूटी सब प्रोवाइड कर रहा है। क्रिश्चियन की बात देखो नहीं आई है इसमें, एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात तो होगी ही नहीं, बिकॉज दिस इज अ रोमांटिक पोएट्री, है ना। सो विच लिटरेरी डिवाइस डोमिनेट कर रहा है? डार्किंग आई लिसन, डार्कलिंग आई लिसन। So is it darkling I listen? It is I listen darkling को हमने क्या कर दिया है? उड़ा दिया, उल्टा कर दिया है।
सो दिस इज इन्वर्जन, जब आप चीजों को बदल देते हो। अब हम बदलते क्यों हैं, ये भी मैंने एक वीडियो में अपनी कवर किया हुआ है। सो लेट्स नो दिस फर्स्ट हियर ओनली, कि हम इसे इसलिए बदलते हैं सो दैट हम किसी भी चीज को एम्फसाइज कर पाए। क्या कर पाए? एम्फसाइज कर पाए। या कभी कभी टू मैच द राइमिंग, पीछे की राइमिंग जो होती है वो मैच करने के लिए भी ये चीज पोएट करता है कि वो क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। ये बिल्कुल समझ में आ गई बात सबको? यस। सो द आंसर इज सी। नाउ assertion देखो, कीट्स विश करता है फॉर वाइन बिफोर टर्निंग टू इमेजिनेशन। क्या वो वाइन मांगता है बिफोर टर्निंग टू इमेजिनेशन? बताइए। रीजन है वाइन अलोन फाइनली ट्रांसफॉर्म कर देगी हिम टू द बर्ड्स वर्ल्ड। अकेले कर डालेगी क्या? जी नहीं, ये रीजन तो बिल्कुल गलत है। एंड यहाँ पर वो किस तरह की वाइन मांगता है? वो वाइन मांगता है विच काइंड ऑफ वाइन इट इज? इट इज ऐसी जिसमें नेचर घुला हो। ठीक है, सो आंसर ए तो सही है, लेकिन आर आपका गलत है। सो assertion is true and region is false. So Keats first imagines wine, वो imagine करता है, but finally chooses the viewless wings of poesy. Okay, so सिर्फ और सिर्फ ये जो wine है ये उसको transform नहीं कर सकती, नहीं ले जा सकती bird के world में, जो कि बहुत ही beautiful है, nature से घिरा हुआ है, away from the human suffering emotions है। ठीक है, away away for I will fly to thee indicates flight through, कैसे? कि through साइंस से बिल्कुल भी नहीं, रिलीजन से बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पोएट्री और इमेजिनेशन से, पोएटिक व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी से वो उड़ेंगे। ठीक है, मतलब पोएट्री को दिखा रहे हैं यहाँ पर, कैसे आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है, कैसे आपको कहीं और ही दूसरे वर्ल्ड में ले जा सकती है। ठीक है, सो विच फ्रेज बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है कीट्स का फैसिनेशन विद डेथ? सो इट इज ऑप्शन नाउ, मोर देन एवर। दिस इज द आंसर। डेथ यहाँ पर ब्यूटीफुल अपीयर हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। बायरन शी वॉक्स इन ब्यूटी और टेनिसन का क्रॉसिंग द बार। सो अरेंज करना है हमें लाइन से। डेट देखो, पब्लिकेशन डेट आपको सारी मैं बता देती हूँ कि आपको लिख कर याद करनी है। दिस इज समथिंग आई कैन मेक यू ट्रिक्स फॉर एवरीथिंग एल्स, बट आई कांट गिव यू ट्रिक्स फॉर ऑल ऑफ द पब्लिकेशन ईयर्स, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पेज निकालना है, उसपे अपने सारे ऑथर्स, राइटर्स, ठीक है, एंड देन उनकी पब्लिकेशन डेट्स आपको लिखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स या उससे इंपॉर्टेंट है वो भी लिख लो, पेज उस पे निकाल कर रख लो। आपकी पिक्चर मेमोरी आपको बिल्कुल ध्यान दिलाएगी। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड शायद याद रखे, शायद आपको रियली में याद रहे, प्रैक्टिकली शायद सबकॉन्शियस माइंड याद रखे, या शायद विजुअली आपको याद रहे। आप जब चीजें देखते हो वो भी याद हो जाता है, आप वहां आंसर सही करके आ जाओगे और आपको बाद में देखोगे, चेक करोगे आके, एंड बिल्कुल सही होगा। मार्क करके आओगे, सोचोगे पता नहीं सही कि नहीं, पर सही होगा। तो इसी वजह से प्लीज डू दिस फॉर योरसेल्फ। नाउ शी वॉक्स इन ब्यूटी कब आता है? सबसे पहले आ जाता है। सो वन इज सबसे पहले, वन इज सबसे पहले, इसमें ये दोनों हटा दीजिए। दिस इज 1815 एंड देन ओड टू अ नाइटिंगेल है क्या? नहीं, कुबला खान है, दैट इज 1816। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड देन 4, सो ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑफ कोर्स 2 भी आपको मिलता है, क्रॉसिंग द बार। नो, एक मिनट, ओके, वी ऑल्सो हैव बी में 1 और 4। सो यहाँ पर देख लीजिए, ओड टू नाइटिंगेल इज 1819, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, नाउ वाज इट अ विजन और अ वॉकिंग ड्रीम? ये क्या है कि क्या ये विजन था या एक वॉकिंग ड्रीम थी, है ना, बर्ड को कहता है। सो इट्स लाइक द एंडिंग डेलिबरेटली जो है वो बर्ड ब्लर कर दे रहा है ड्रीम को और रियलिटी को। तो दिस इज रोमांटिक अनसर्टेनिटी बिटवीन इमेजिनेशन एंड द रियलिटी। ठीक है, बायरन शी वॉक्स इन ब्यूटी आफ्टर सीइंग क्या दिखाता है, बताइए। लेडी कैरोलाइन लैम को हिज कजिन इन अ मॉर्निंग ड्रेस अडॉर्न्ड विद स्पैंगल्स। जी हाँ, वो अपनी कजिन को देखता है एंड शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ब्लैक कलर की ड्रेस थी पूरी, इंस्पायर्ड बाय मिसेस एन विलमॉन्ट इन अ सोशल गैदरिंग में जहां पर वो जाते हैं। सो व्हिच फिगर ऑफ स्पीच डोमिनेट करेंगे शी वॉक्स इन ब्यूटी? लाइक द नाइट, लाइट लगा हुआ है, ये कौन गलत करेगा भाई? दिस इज अ सिमिली।
ओके, द अनयूजुअल कंपैरिजन विद द नाइट क्या एम्फसाइज कर रहा है, क्या फियर दिखा रहा है? नहीं, हार्मनी दिखा रहे हैं ये डार्कनेस और लाइट दोनों के बीच में। ठीक है, विच पेयर इज करेक्टली मैच? बायरन, बायरन एक हीरो, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, करेक्टली पूछा है तो हमें आंसर 1 ही मिल गया है। आगे भी देख लेते हैं। सो टेनिसन का नेगेटिव कैपेबिलिटी है क्या गाइस? बताइए। नहीं, नहीं है तो आंसर भी बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो जॉन कीट्स का है। फिर आ जाते हैं कीट्स का ड्रामेटिक मोनोलॉग। नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि कीट्स किसका है? जॉन कीट्स का। आपका नेगेटिव कैपेबिलिटी है, ना कि ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग किसका है? रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। एग्जाम्पल, माय लास्ट डचेस। नाउ शेली का विक्टोरियन स्टेज है जी? नहीं, शेली का आपका विक्टोरियन स्टेज नहीं है। ही इज अ रोमांटिक पोएट। सो करेक्टली मैच कौन है? बायरन का बायरोनिक हीरो। तो बायरन क्रिएट करते हैं फेमस रिबेलियस बायरोनिक हीरो। ठीक है ना, बताओ। बायरन जो है वो वैल्यू कर रहे हैं इनर गुडनेस एज वेल एज फिजिकल ब्यूटी को। जी हाँ, वो रीजन बताने की एक्सटर्नल ब्यूटी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है मॉरल प्योरिटी इन द पोएम। अब ये कैसे? आप सोच रहे हो कि अभी तक तो हमने सुना है बाहर की ब्यूटी वो तो बस बाहर की अलग होती है, अंदर की अलग होती है। नहीं, यहाँ पर ये कहते हैं कि जब इंसान बाहर से, उसके अंदर वो तेज, वो चमक, वो चार्म, वो तभी आ पाएगा जब उसने कभी अपनी लाइफ में कुछ गलत काम ना किए हो या किसी के साथ कुछ गलत ना किया हो, मॉरली स्पिरिचुअली अच्छा हो। सो वो इनर ब्यूटी ही आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है कहाँ? बाहर में दिख रही है। बाहर तुम्हारे अंदर वो तेज, वो चमक नहीं आ पाएगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्रीम पाउडर एवरीथिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट द तेज, वो चार्म नहीं आ पाएगा। सो दैट इज व्हाट, कि एक्सटर्नल जो बाहर, उसी के अंदर आएगा जो अंदर से भी अच्छा होगा। ठीक है, सो दिस इज बोथ आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है, मैंने आपको बता दिया। इन क्रॉसिंग द बार, बार क्या सिंबलाइज करता है? बताओ। ये आप बार क्रॉस करते हुए जा रहे हो, क्या है? आपकी लाइफ से लेकर डेथ तक के बीच की जो जर्नी है। सो द बाउंड्री बिटवीन लाइफ एंड डेथ, इट इज द बार। आई होप इट्स क्लियर। ब्राउन को अपने कार्ड में देंगे। सो टेरिसन, क्रॉसिंग द बार एंड ब्राउनिंग का हमारा माय लास्ट डचेस, जो कि एक रोमांटिक मोनोलॉग है। पायलट कौन है? मैंने ये क्वेश्चन पहले पूछ लिया आप लोगों से। सो पायलट इज गॉड। द पायलट इज जनरली इंटरप्रिटेटेड एज गॉड या फिर क्राइस्ट। सो 58, मैच करो नाइटिंगेल को, क्रॉसिंग द बार, शी वॉक्स इन ब्यूटी, कुबला खान को, डिवाइन गाइड किस में है, इमोर्टैलिटी कहाँ है, मॉरल ब्यूटी कहाँ दिख रही है? अभी अभी पढ़ के आए हो गाइस। 3 का ऑप्शन क्या होगा बता दो। ओके, C3 वी हैव, है ना, देख लिया। अभी अभी मॉरल ब्यूटी मैंने पढ़ाई है आपको कि बाहर से ही आपका अंदर का ब्यूटी भी दिख रहा है। ठीक है, सो ये हो जाता है। देन इमेजिनेशंस तो हमारे कॉलरेज जी हैं, कहाँ गए? कुबला खान, यस। सो डी का आपका 4 हो जाता है। देन आपका आ जाता है 1, दैट इज डिवाइन गाइड। डिवाइन गाइड किसके लिए है? बता दीजिए जल्दी से। दैट इज क्रॉसिंग द बार में आपको कौन मिलने वाला है? कौन मिलने वाला है गाइस? क्रॉसिंग द बार में हमें पायलट, हमारे गॉड मिलने वाले हैं, दैट इज डिवाइन गाइड। ओके, नाइटिंगेल इज टू इमॉर्टैलिटी, जो कि इमॉर्टल है, कभी नहीं वो मरती। क्यों नहीं मरती? क्या उसकी बॉडी नहीं मरती? बॉडी मरती है, बट वो सालों सालों से क्या करती आ रही है? लोगों को लुभाती आ रही है, पीस देती आ रही है। ये सब चीजें हमने 10 बार पढ़ ली हैं। सो यस, ऑप्शन इज बी। नाउ व्हिच स्टोन बेस्ट डिस्क्राइब क्रॉसिंग द बार? क्रॉसिंग द बार में क्या डिस्पेयर है? नहीं, उन्हें मरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्पेयर बिल्कुल भी नहीं है। काम एक्सेप्टेंस है, वो अपनी डेथ को बहुत ही कामली एक्सेप्ट कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल पोएम। रिवेंज बिल्कुल नहीं है, स्टायर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सब चीजें गाइस है नहीं। ओके, 60 देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट कंपेयर कर रहा है कीट को, बायरन को और टेनिसन को? सो कीट सीक कर रहे हैं एस्केप थ्रू द इमेजिनेशन, बायरन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं ब्यूटी को, हार्मोनियस ब्यूटी को, और टेनिसन एक्सेप्ट कर रहे हैं डेथ को। किसके साथ? फेथ के साथ। ठीक है, सो दिस वन इज करेक्ट। ऑल 3 रिजेक्ट करते हैं इमेजिनेशन, बिल्कुल गलत बात है भाई, क्या बता रहे हो? इमेजिनेशन तो रोमांटिक पोएट्री में रहता ही है। ऑल फोकस मेनली ऑन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। ऑल आर विक्टोरियन पेसिमिस्ट, बिल्कुल नहीं। पेसिमिस्ट कहाँ दिख रहे हैं ये लोग आपको, है ना? कहाँ से दिख रहे हैं बताइए? बेचारे पायरन तो इतने अच्छे से, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सॉरी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन तो क्रॉसिंग द बार लिखे हैं भाई, कितने आराम से एक्सेप्ट कर ले रहे हैं अपनी डेथ को, है ना, इतने ढंग से। कहाँ से पेसिमिस्टिक बता दोगे आप उनको? सो आंसर बिल्कुल हमें मिल चुका है, दैट इज बी। ओके, नाउ
माई लास्ट डचेस प्राइमली एग्जाम्पल किसका है बताओ, ब्लैंक वर्ड्स एपिक का है या ड्रामेटिक मोनोलॉग? इतनी बार डिस्कस किया है, दैट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। साइलेंट लिसनर, माई लास्ट डचेस में कौन था? क्या डचेस थी? नहीं, डचेस को तो वो मार डाले हैं, सारी स्माइल बंद कर दिए हैं क्योंकि वो जेलस थे कि ये मेरे गिफ्ट्स पे नहीं खुश होती है, इसको कोई भी गिफ्ट देता है खुश हो जाती है, बताओ। और सबसे बात कर लेती है, सबसे स्माइल करती है ना, सबको स्माइल पास करती है, सब चीजें उसे पसंद नहीं आती है। एंड इसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि एक बार में सारी स्माइल्स बंद हो गई। और क्या किया, इससे हमें यही पता चलता है कि इसने ही अपनी लास्ट डचेस जो थी, पहले डचेस जो थी, उसको मार डाला। ठीक है, सो द एनवॉय रिप्रेजेंटिंग द कोर्ट, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। अब जो दूसरी बीवी है उससे शादी होने वाली है, दूसरी मतलब जो जिससे शादी होने वाली है उनकी तरफ से आएंगे। सो ड्यूक इज नेगोशिएटिंग अ सेकंड मैरिज थ्रू द कोर्ट्स एनवॉय। ओके, नाउ फ्राफा Pendolf, then we have Klaus of Innsbruck, Neptune, Duke with sculpture. इस ड्यूक को तुम किससे मैच करोगे बताना जरा। ओके, वी हैव सबसे पहले ए फ्राफा पैंडोल्फ एंड इसको हमने मैच कर देना है विद डचेस की पोएट्री। क्यों मैच किया हमने जजेस की पोर्ट्रेट से? क्योंकि ये बताता है वही जो आया हुआ है, ठीक है, हमारा मैसेंजर जो आया हुआ है इसको बता रहा है कि देखो ये पोर्ट्रेट ना कितनी अच्छी है वो है। सो ये पोर्ट्रेट किसने बनाई है? फ्रापा पैंडोल्फ ने बनाई है। क्यों? वो बताते हैं कि वो अपना बढ़ा चढ़ा के ज्ञान दे रहा है कि मेरा कितना अच्छा मैंने बना डाला है, कितना अच्छा मेरे पास पैसा है, कितना अच्छा मैंने पोर्ट्रेट बनाया है, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट से बनवाई है। ठीक है, नेक्स्ट ए का आपका हो जाता है 2, ए का 2 गलत यहाँ है और यहाँ पर भी गलत। यूजुअली हम 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ऑप्शन से सही हो जाता है पूरा। क्लॉज ऑफ इंसबर्ग, ये किसे आप मैच करेंगे गाइस? दिस इज द स्कल्पचर, ये स्कल्पचर था उनका। ठीक है, देन नेपट्यून क्या था? नेपट्यून कैसा था, कैसा स्टैचू था नेपट्यून, जरा बताइए। इट वाज द ब्रॉन्ज स्टैचू से बना हुआ था। देन ड्यूक तो हमारे जेलस हस्बैंड हैं, इतने जेलस कि ये मार डालते हैं अपनी वाइफ को। बताओ, आप दूसरी शादी कर रहे हैं, उसके सामने इतना फेंक रहे हैं सो दैट दहेज मिल जाए इनडायरेक्टली। आपको इनकी साइकोलॉजिकल बातें पता चलती हैं थ्रू हिज मोनोलॉग एंड डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है, इनडायरेक्टली वो बातें पता चल रही हैं। सो या फ्राफ पेंडोल्फ पेंटेड द डचेस, मतलब पोर्ट्रेट बनाते हैं वो। क्लॉज ऑफ इंसबर्ग मेड नेपट्यून की ब्रॉन्ज स्टैचू। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल एंड द ऑप्शन इज ए करेक्ट। नाउ ड्यूक की ग्रेटेस्ट फ्लॉ क्या है बताओ? क्या पॉवर्टी है भाई, इतना बंदा दिखा रहा है ये वो है, तुम पॉवर्टी की बात करोगे इसके सामने? नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल कट हो जाएगा। एक्सेसिव प्राइड एंड पॉजिटिवनेस है, यस बहुत प्राइड है अपने ऊपर, मेरे पास तो ये था, ये है वो है, मेरे गिफ्ट को चाहे मैं गिफ्ट दे रहा हूँ चाहे कोई और दे रहा है एकदम एक जैसा लग रहा है इसको, मेरा गिफ्ट इज नेक्स्ट लेवल, इतना खानदानी है, ऐसा गिफ्ट देता हूं मैं, है ना। तो ऑब्वियसली एक्सेसिव प्राइड है उसके अंदर और बहुत पॉजिटिवनेस है कि मेरी वाइफ है, मेरी चीजों पे हंसे, मेरे से बात करते हो, वैसे दूसरे भी कुछ बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा भी तुम पे, तो तुम हंस दे रही हो, कुछ ला रहे हैं, तुम खुश हो जा रही हो, चाहे वो छोटा मोटा हो, तो ये नहीं करो। सो पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा है एंड उसकी वजह से वो उसे मार तक डालता है। अब इससे ज्यादा क्या जानोगे इसके पॉजिटिवनेस के बारे में? सो आंसर 64 इज करेक्ट। हमने अभी तक अपने 50 क्वेश्चंस का सेलिब्रेशन नहीं किया है, so 64 तक के कंप्लीट हो गए हैं, अब कर लेते हैं गाइस। सो वी हैव कंप्लीटेड 64 क्वेश्चंस एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड विद मोर एंड मोर एनर्जी। अब ड्रिंक कर लीजिए जो भी आपके पास था, राइट, एंड देन विल मूव विद मोर एनर्जी। सो ब्राउनिंग, माई लास्ट डचेस और आर्नर्ड का हमारा टोवर्ड बीच है। सो I gave commands, then all smiles stopped together. ये कौन ही होंगे? ये वही है महाराज हमारे जिन्होंने मारा है अपनी वाइफ को, दैट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेस। ड्यूक है ये। ड्यूक बोलता है सो इम्प्लाइज दैट डचेस लेफ्ट द पैलेस। जी नहीं, डचेस वॉज प्रोबेबली मर्डर्ड। देखो प्रोबेबली वर्ड क्यों आया, यही हम इनडायरेक्टली चीजें निकाल रहे हैं, डायरेक्ट बंदा नहीं बता रहा कि मैंने मार डाला था। ठीक है, तेज। Browning deliberately leaves the statement ambiguous, but most critics infer करते हैं कि Duke ordered her death, और तभी तो अब तो मरी चुकी है, पोर्ट्रेट देखी जा रही है बेचारी की। Assertion is the Duke is an unreliable narrator. Unreliable narrator है क्या Duke?
While trying to justify himself, he unintentionally exposes his cruelty. Yes, the answer is correct. दिख तो रहा है कि महाराज कोशिश अनरिलायबल है, ये बंदा क्या बता रहा है भाई, अपनी तारीफ करने की कोशिश कर रहा है एंड एक्चुअली में अपनी क्रुएलिटी, अपना क्या तुम कर रखे हो हरकतें, वो तुम निकाल के बता दे रहे हो इनडायरेक्टली. सो यस, द आंसर इज करेक्ट. ए दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है. बिकॉज लगाकर देख लेते हैं. ड्यूक इज एन अनरिलायबल नरेटर बिकॉज while trying to justify himself he unintentionally exposes his cruelty. Yes, correct. So 67 देख लो. Why does the duke dislike the duchess behavior? क्यों नहीं पसंद है? She waste money. ऐसा नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. She smiles equally at everyone. सब पे तुम बराबर हंस देती हो, अभी तो मैंने बताया, तो इसे इनको प्रॉब्लम है. सो एक्सपेक्ट करता है कि इनको एक्सक्लूसिव एडमायरेशन में मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ हिज एरिस्टोक्रेटिक प्राइड. उसके अंदर जो वो कि मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं. कैसे ऐसे कोई सर्वेंट भी लाकर कुछ भी दे रहा है तुमको, वो भी तुम स्माइल कर ले रही हो, तुमको बोल रहा है, कोई भी तारीफ कर दे रहा है, स्माइल कर दे रही हो. भाई मेरी बातों पे हंसो, मेरी बातों पे स्माइल करो. हमको बराबर करे दे रही है तुम ऐसे, तो हम तो एरिस्टोक्रेटिक है ना क्लास के, तो ऐसा कैसे कर सकती हो. सो विच लाइन बेस्ट रिवील्स द ड्यूक्स एरोगेंस? कौन सी बेस्ट दिखा रही है उसके एरोगेंस को, बताओ. ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, माई गिफ्ट ऑफ अ 900 years old नेम, ये दिखा रहा है. कितना बंदा एरोगेंट है भाई, इतना उसको घमंड है उसके ऊपर, इतना वैसा है. ही सेइंग कि मेरा गिफ्ट जो कि 900 साल, समझ, मतलब उसका है कि मेरा पुश्तैनी, कहते नहीं, मेरा पुश्तैनी हार, मेरा पुश्तैनी नाम जो मुझे पूर्वजों से मिला है, मेरा एकदम ठाठ बाट है ना, वो तुमको मिला है. कितनी बड़ी बात है तुम्हारे लिए ये वो. Love, let us be true, ये नहीं है, of course not. The sea is calm tonight, calm की बात हो रही है. Arrogance कहाँ से दिखाएगा? Dropping of daylight in the west, arrogance उसका कहाँ से दिखाएगा? So option B is absolutely correct here. So he believes his noble lineage deserve करता है exceptional वाली respect, अलग से महाराज को आप respect दें, सबकी तरह नहीं. Okay, so arrange chronologically by publication. My last such as Dover Beach, Crossing the Bar, Remembrance. जिन्होंने कर रखा है वो तो बढ़िया से कर देंगे, जिन्होंने नहीं किया प्लीज अंडरस्टैंड दैट आपको लिखना पड़ेगा. यूज योर एटलीस्ट pen and paper and hand at least at this place please. So answer is remembrance जो है 1849, my last such is 1842, Dover Beach 1867, crossing the bar 1889, अभी पढ़ा था, अभी याद हो गया होगा. 1889 90 के पास है, crossing the bar है. ठीक है. हमारे लास्ट जजेस क्या है? 1842 है. डोवर बीच का है 1867 है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 4 1 2 3. नाउ व्हाट व्हिच रेनेसां रूलर इंस्पायर करता है ब्राउनिंग के ड्यूक को, जो ब्राउनिंग ने ड्यूक बनाया है अपनी पोएम में माय लास्ट जजेस में. कौन रेनेसां का रूलर था जिससे इंस्पायर्ड है ये? ओके, सो इट इज अल्फोंसो DST. Okay, so this is the Duke is based on Alfonso LST. ड्यूक ऑफ फ्रांस हैं. कहाँ के ड्यूक हैं? फ्रांस के. Okay, Duke of Ferrara. Okay, Duke of Ferrara. He's Duke of Ferrara. Okay, guys, this is something important, exceptional. So you have to remember it very, very well. ड्यूक ऑफ फेरारा है आपके अल्फोंसो LDST. अल्फोंसो मैंगो से याद रख लो यार, अल्फोंसो मैंगो से याद रख लो कि कौन थे ड्यूक. अल्फोंसो मैंगो की तरह थे हमारे ड्यूक ऑफ फेरारा. ओके, द डोमिनेंट पोएटिक फॉर्म ऑफ माय लास्ट डचेस इज, क्या है? हेरोइक कपलेट दिखता है क्या आपको? ब्लैंक वर्ड्स दिख रहा है. अभी हमने ऊपर थोड़ा सा इसका आइडिया लिया भी था. अनराइम्ड आइम्बिंग पेंटामीटर जो होता है दैट इज ब्लैंक वर्ड्स एंड दिस इज करेक्ट. ये रिटन है ब्लैंक वर्ड्स में. सिंटेक्स ऑफन रन करती हैं ओवर लाइंस. रन मतलब कि कॉमा नहीं आपको दिख रहा है, ठीक है. नाउ क्रिएटिंग नेचुरल स्पीच दिख रही है, जैसे कि स्टॉपेज आपको नहीं मिलेगा ज्यादातर. सो डोवर बीच ओपन्स विद एन इमेज ऑफ, किस इमेज से डोवर बीच ओपन अप हो रही है बताओ? सो अ बैटल फील्ड, calm moonlight sea, a mountain valley. It is a calm moonlight sea. पहले तो तुम्हें लगेगा काम बात होने जा रही है, बाद में पता चलेगा अरे यहाँ तो दुख शेयर हो रहा है.
So peaceful offering आपकी दिखती है. Next, question number 73. The sea of fate symbolize क्या करिए? Sea of fate क्या दिखा रही है? बता दो जल्दी से. पॉलिटिकल यूनिटी की बात ही नहीं होगी यहाँ पर. पॉलिटिकल यूनिटी कहाँ से आ जाएगी? सी क्या दिखा रही है? रिलीजियस बिलीफ और स्पिरिचुअल सर्टेनिटी को दिखा रही है. सो आर्नल्ड जो है वो लेमन कर रहे हैं, इन सब का डिक्लाइन हो रहा है. रिलीजियस फेथ लोगों में रहा नहीं है. विक्टोरियन एज में ये सब खत्म हो चुका है. मॉरलिस्टिक बिहेवियर नहीं है, सबको सिर्फ मटेरियलिस्ट वर्ल्ड से मतलब है. सब उसी सब में लगे हुए हैं, कोई किसी के लिए नहीं है. इनफैक्ट होता है ना कि मार काट पे उतरे हुए हैं लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं. कोई किसी का सगा नहीं बचा है यहाँ पर. और ये चीज है वो लेमन कर रहे हैं. असर्शन, डोवर बीच रिफ्लेक्ट करता है विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ फेथ को. यस, बिल्कुल सही बात है. रीजन, साइंटिफिक डिस्कवरी ने वीकन कर दिए हैं ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ्स को. यस गाइस, दिस इज आल्सो करेक्ट. सो ऑप्शन इज बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन भी कर रहा है. सो डार्विन की साइंस मॉडर्न स्केप्टिसिज्म डीपली इन्फ्लुएंस करती है विक्टोरियन लिटरेचर को, क्योंकि वो लोग उस पर लेमन करते हैं. सो विच हिस्टोरिकल फिगर इज मेंशन्ड इन डोवर बीच? डोवर बीच में कौन सा फिगर दिखाया गया है आपको? सो दिस इज सोफोक्लिस. सो आर्नल्ड, इमेजिन करें कि सोफोक्लिस जो है वो हेयर कर रहे हैं सेम इटर्नल साउंड को ऑफ द सी, जैसे कि वो कर रहे हैं उन्हीं की तरह. ये आपको लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम में मिलेगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. सो आंसर इज सोफोक्लिस. सोफोक्लिस मिलते हैं. ठीक है. Now, match images to poems. Sea of Fate अभी पढ़ा है. Sea of Fate कहाँ पढ़ा है? डोवर बीच में अभी पढ़ के आए हो. नेपट्यून अभी पढ़ा था कि वो स्कल्पचर. So my last duchess. Frappe and doll is also my last duchess. Eternal note of sadness ये कहाँ मिलती है? डोवर बीच में मिलती है. So कैसे भी आप मैच कर सकते हैं. Now, so answer is B1. Okay. So now, the world hath really neither joy nor love nor light. Express क्या कर रहा है कि वर्ल्ड में ये सब नहीं है, तो क्या दिखा रहा है? Obviously, this is from Dover Beach कि विक्टोरियन डिसइल्यूजमेंट दिखा रहा है. जो आर्नल्ड प्रेजेंट कर रहे हैं एक ब्लीक पिक्चर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन की. यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है. जॉय नहीं है, लव नहीं है, लाइट यानी कि जहां पर आप इनलाइटमेंट देखते हो या कुछ पॉजिटिविटी देखते हो, लाइट उस सबसे एसोसिएटेड है, वो भी नहीं है यहाँ पर. सो विच फिगर ऑफ स्पीच डोमिनेट कर रहा है सी ऑफ फेथ को? क्या है ये? दिस इज एक्सटेंडेड मेटाफर. सी ऑलरेडी एक कंपैरिजन है. सी ऑफ फेथ बहुत एक्सटेंडेड मेटाफर हो जाता है. सो सी बिकम्स अ सस्टेन्ड मेटाफर फॉर रिलीजियस फेथ, जो कि नहीं बचा. सो ब्राउनिंग ड्यूक एंड आर्नल्ड का स्पीकर क्यों डिफर कर रहा है? ब्राउनिंग का जो ड्यूक है हमने पढ़ा कैसा वो था, बदतमीज आदमी. एंड आर्नल्ड का आपका स्पीकर है, तो दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिखता है? वन सेलिब्रेट टायरनी, एक टायरनी को सेलिब्रेट कर रहा है, बता रहा है सारी स्माइल बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया. खुश है वो बंदा, टायरनी को सेलिब्रेट कर रहा है वो. The other seeks emotional truth amid uncertainty. Yes, वो emotional truth ढूंढने की कोशिश कर रहा है इस uncertainty और chaos और ऐसे वर्ल्ड में जहां डाउट है about religion, about spirituality. ठीक है. So this is correct answer. Both celebrate political की बात नहीं. Both reject love completely. ना बल्कि डोवर बीच में बोलता है कि एक ही सोल्यूशन है ना, अपने जो उनके साथ हैं उनसे, कि हम अगर एक दूसरे का साथ देते हैं, लव जो है वो ही ओनली सोल्यूशन है जहां पर इस वर्ल्ड में जो इतना कोल्ड हो चुका है, जहां कोई किसी के लिए नहीं खड़ा है, बहुत जरूरी है वहां पर लव. ठीक है. सो ए सही हो जाता है आपका, बिल्कुल. नेक्स्ट 80. विद स्टेटमेंट बेस्ट कंपेयर करा है माय लास्ट डचेस को और डोवर बीच को? बता दीजिए जरा सा मेरे गाइस. बोथ डिपिक्ट आइडियल रोमांटिक नेचर. दोनों ही आइडियल रोमांटिक नेचर को क्या दिखा रहे हैं गाइस? नो. माय लास्ट डचेस में कहीं से तुम्हें रोमांटिक नेचर दिख रहा है? कहीं भी नहीं गाइस. एंड डोवर बीच आल्सो दे आर lamenting upon things. So Brown's expose, yes, where आर्नल्ड जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं क्राइसिस ऑफ फेथ, मॉडर्न अनसर्टेनिटी को. बिल्कुल बात सही हो जाती है. ऑप्शन बी इज करेक्ट ओवर हियर. ठीक है. नेक्स्ट देख लो गाइस. 81 पे हम आ गए हैं. लास्ट के 20 क्वेश्चंस हैं. बहुत ही एनर्जी. दोबारा से हैव योर ड्रिंक्स एंड बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस. नंबर 81 पे आ जाओ.
Now, Christina Rossetti remembrance is primarily an example of, किसका example है? It is an example of remembrance का बताना है. देखो dramatic monologue तो पहले ही कैंसिल कर दो. My Last Duchess में ही था, मैंने पहले ही बता दिया है. Elegiac lyric है क्या? Yes, this is elegiac lyric. So remembrance जो है वो mourn कर रहा है death of beloved and belongs to a tradition of elegiac lyric. क्योंकि mourn कर रहा है death को कि मेरी death हो जाएगी तो कैसा होगा, तुम मुझे याद रखोगी नहीं, ये बातें हो रही हैं. नाउ डोमिनेंट थीम रिमेम्बरेंस की क्या है? पॉलिटिकल रेवोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, रिलीजियस सटायर बिल्कुल नहीं है, ठीक है. लव सर्वाइविंग सेपरेशन एंड डेथ, कि लव सेपरेशन और डेथ के बाद भी कैसे रहता है. सो रोजेटी एक्सप्लोर करिए मेमोरी को, ग्रीफ को, इंड्योरिंग लव डिस्पाइट आप किसी इंसान की, आपके लवर की डेथ हो जाए उसके बाद भी. 83 वर्ड्स मैच करो, चलो थीम से मैच करो, बड़ा मजा आने वाला है इसमें. सो वर्ड्सवर्थ किसकी बात करते हैं? नेचर और मटेरियलिज्म की. किसमें बात करते हैं? वर्ल्ड इज टू मच विद अस में. सो ए का 2 हो जाता है, यस. ए का 4 है, हटा दो हटा दो, जल्दी जल्दी हटाओ. ए का 2 है, हटाओ हटाओ. ए का 2 है, ये रहेगा. हमारे पास 2 ऑप्शंस यूजुअली रह जाते हैं, है ना. कीट्स जो है वो क्या बातें कर रहे हैं? कीट्स हमारे ये ब्यूटी जहां दिखे वहां कीट्स को हमको पकड़ के ले आना है. मॉर्टैलिटी और ब्यूटी. मॉर्टैलिटी किसकी? बर्थ की मॉर्टैलिटी, नाइटिंगेल की. आर्नल्ड, मैथ्यू आर्नल्ड किसकी बात कर रहे हैं? मैथ्यू आर्नल्ड की. जो फेथ है वो क्या रहा है? नहीं रहा है. रिलीजियस सब कुछ कुछ नहीं रहा है. सो सी का 1 मैच कर दो एंड बी का हमने क्या मैच किया? 3 मैच किया, तो दिस वन इज रॉन्ग. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. एंड डी को भी भाई मैच कर दो, बुरा नहीं लगना चाहिए. मेमोरी एंड लॉस की बात कर रहा है, रिमेम्बरेंस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, नाउ 84 assertion. रोजेटी का स्पीकर जो है इमोशनली फेथफुल है टू द डेड बिलवड. यस, है. मेमोरी बिकम्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर फिजिकल प्रेजेंस. देखो, अगर फिजिकली कोई इंसान नहीं प्रेजेंट है लेकिन आपके पास उसकी बहुत सारी मेमोरी है तो वो एक तरह से सब्स्टिट्यूट बन जाती है. सो ढंग से पढ़ते हैं बिकॉज के साथ, क्या सही बैठ रहा है या नहीं. अगर नहीं बैठेगा तो सिर्फ सही है दोनों, एक्सपीरियंस से नहीं कर रहे हैं. ठीक है, पढ़ लो. रोजिटी speaker remains emotionally faithful to the dead beloved because memory becomes a substitute for physical presence. Yes, काइंड ऑफ सही बैठ रहा है, तो दोनों बातें सही हैं. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. मेमोरी सस्टेन करता है आपका इमोशनल अटैचमेंट थ्रू आउट द पोएम. आपको दिखेगी. 85 बताओ. So which romantic poet most strongly influenced Rossetti's emotional lyricism? कौन सा रोमांटिक पोएट जो है वो सबसे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है हमारी रोजेटी को? सो इट इज Pope, Wordsworth या Shelley. It's Shelley. Shelley's lyrical intensity through her religious sensibility is distinctly Victorian. Though देखो, शैली से वो लिरिकल इंटेंसिटी लेती हैं, भले ही उनकी जो रिलीजियस सेंसिटिविटी है वो कैसी आपको दिखेगी? विक्टोरियन टाइप की दिखेगी. ठीक है. विच पेयर इज करेक्टली मैच? ब्राउनिंग का ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्या? बिल्कुल है, बात सही है. अच्छा, करेक्टली ही पूछा है. ओके, तो पहले ही सही हो जाता है. आर्नल्ड का क्या ओड है? आर्नल्ड का ओड टू नाइटिंगेल या टू अ स्काइलर लिखे हैं क्या? बताइए. नहीं, लोअर बीच लिखा है ना उन्होंने. सो ये बिल्कुल ओड नहीं है. ओड किसी की प्रेज में बड़ा सा बढ़िया सा लिखा जाता है, वो नहीं है. कीट्स की क्या सोनेट है गाइस? एंड बायरन की एलिजी है क्या? लॉर्ड बायरन ने तो शी वॉक्स इन ब्यूटी लिख दिया है, तो एलिजी ये तो बिल्कुल नहीं है. एंड कीट्स की आपकी क्या यहाँ पर ओड है, ना कि सोनेट है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक, तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाता है. माय लास्ट डचेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इन इंग्लिश. दैट इज अरेंज द पोएट्स chronologically by Wordsworth, Coleridge, Byron, Christian and Rossetti. So first we have Wordsworth, फिर Coleridge, फिर Byron and फिर Rossetti. Okay, dates आप देख लोगे. And then कौन सी quotation Arnold की है? Our love, let us be true to one another. Yes, this one is one. वो बोलते हैं ना कि लव ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमको एक दूसरे के साथ लॉयल और ट्रू रहना होगा, तभी इस वर्ल्ड में जहाँ कोई किसी का नहीं है हम टिक पाएंगे, रह पाएंगे. दिस कंक्लूडिंग अपील एक्सप्रेस करता है आर्नल्ड की सर्च फॉर सर्टेनिटी इन सर्टेन अनसर्टेन वर्ल्ड में. ठीक है. नेगेटिव कैपेबिलिटी किससे एसोसिएटेड है? ये भी कोई क्वेश्चन है. कीट्स से अभी हमने पढ़ा था. एंड दिस केम इन सीयूईटी, मैंने बताया था आपको.
Keats coined the term to describe the ability to remain uncertainty without demanding logical resolution. जब हमें logical resolution नहीं मिल रहा है, uncertainty है, darkness है, we are still, able to stay. We are able to stay there. Okay, so that is our ability to remain in that uncertainty में भी जब हम रह पा रहे हैं. ठीक है. Which poem contains an explicit criticism of industrial civilization का explicit criticism किसमें दिखता है बताइए जरा. Remembrance में वो अपनी memory की बात कर रही हैं तो होगा नहीं. My last dishes में होगा नहीं. Dramatic monologue है and duchess की बातें हो रही हैं. Historical kind of दिखाया जा रहा है. Then we have the world is too much. वहां पर बहुत ज्यादा criticism होता है industrial का. Crossing the bar में तो वो accept करते करते बढ़िया से चले जा रहे हैं. The world is too much में भी ही है कि आप एकदम consume हो चुके हो, engross हो चुके हो, आप बस कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, उस पर ध्यान दे रहे हो, आपको नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ा है जो कि आपके एंजॉयमेंट के लिए दिया गया है. ऐसा हो चुका है मैन, मॉडर्न मैन. सो कोटेशंस दिए हैं एंड पोएम्स दी हैं. चलिए मैच कर लेते हैं साथ में मिलके. सो गेटिंग एंड स्पेंडिंग आपकी ऑब्वियसली वर्ल्ड इज टू मच अभी बताया मैंने. ब्लिदी स्पिरिट आपको टुवर्ड्स स्काईलैर्क में हो रही है. डोवर बीच सी ऑफ फेथ and 900. ओ बाप रे, इतना पुराना पुस्तक का क्या बात हो रही है. माय लास्ट डिशेस में. सो डी का 4 हो जाता है. काट दो एंड काट दो. डी का 4 हो जाता है एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट. हमें एक ही से अपना आंसर मिल गया है. सो दीज कोटेशंस का मीनिंग पूछा जाता है ज्यादातर. मोस्ट एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ इमेजिनेशन प्राइमरी सेकेंडरी किसने दी है. दिस इज कॉलरिज. नो एंड कितना इजी सा है. सो कॉलरिज डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन फाउंडेशनल है हमारे रोमांटिक क्रिटिसिज्म में, क्योंकि ये हमारे क्रिटिसिज्म में भी आते हैं. लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म होता है ना, उसमें भी हमारे कॉलरिज आते हैं. सो विच स्टेटमेंट इज फॉल्स. कुबला खान फ्रैगमेंटेड है. ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि ये ड्रीम विजन काइंड ऑफ है, फ्रैगमेंटेड है. ठीक है. नाउ माय लास्ट डचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. बिल्कुल बात सही है. अच्छा, हमें फॉल्स बताना है, ये हमें लाइन कर लेनी है पहले. सो क्रॉसिंग द बार्स एंड्स इन डिस्पेयर. यही बात गलत बता रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टेंस होती है ना कि डिस्पेयर होता है. वो आराम से जा रहे हैं. सो दिस आंसर इज करेक्ट ना, क्योंकि ये गलत बता रहे हैं इसलिए सही है. इनकरेक्ट पूछा है. The world is too much with us is a Petrarchan sonnet. Yes, we have discussed it. World is too much with us. Petrarchan sonnet है. अब्बा अब्बा C D. Okay. Now crossing the bar ends with peaceful acceptance, hope. बल्कि despair नहीं होता है यहाँ पर. होप है, एक्सेप्टेंस है जाने की. वो तो जाना चाहते हैं अपने गॉड जी के पास, मिलना चाहते हैं उनसे. Now Byron's beauty is both physical and moral. क्या दोनों है. Yes, उनकी ब्यूटी दोनों है. वो बताते हैं कि आउटवर्ड ब्यूटी ही दिखा देती है कि आपके अंदर से आप कैसे हैं. वो तेज वो चमक आएगा ही नहीं अगर आप अंदर से अच्छे नहीं हैं. सो एक्सटर्नल हार्मनी रिफ्लेक्ट करती है आपकी इनर प्योरिटी को. जी हाँ, बात बिल्कुल दोनों सही है. एंड Byron's beauty is both physical and moral because external harmony reflects inner purity. बात बिल्कुल सही बैठ रही है बिकॉज लगा के, तो हमें एक्सप्लेन भी सही कर रहा है. ठीक है. सो Byron repeatedly links appearance with virtue. appearance को virtue से वो जोड़ रहे हैं. and she walks in beauty by Lord Byron. So which comparison is correctly made? Wordsworth और आर्नल्ड दोनों सेलिब्रेट करें क्या साइंटिफिक सर्टेनिटी को. बिल्कुल नहीं, गलत. दोनों पूरे कह रहे हैं गलत है. ठीक है. Keats and Shelley both value imagination. दो Keats जो है दोनों imagination को क्या value करते हैं. जी हाँ करते हैं. Keats जो है emphasize करते हैं beauty पे. मैंने बताया जहाँ beauty है वहाँ Keats जी हैं. Shelley जो है वो emphasize करते हैं ideal aspiration को. जी हाँ, अभी मैच भी किया था हमने उनको. Browning and Byron reject करते हैं characterization. ऐसा कुछ भी नहीं है. वो कैरेक्टराइजेशन बल्कि लेके आए हैं. आपको दिख नहीं रहा है क्या ब्राउनिंग के अंदर कैरेक्टराइजेशन किसका. ड्यूक दिख रही है, डचेस दिख रही है. ठीक है. सो रोजिटी एंड कॉल तब डायलॉगिक फॉर्म में है, ड्रामेटिक फॉर्म में है ना, तो है वो बात. सो रोजिटी एंड कॉलेज राइट. एपिक्स नहीं है इनकी भाइयां. गलत है. सो दिस इज डन. नाउ व्हिच लिटरेरी डिवाइस इज कॉमन टू बोथ. अच्छा, इसमें आंसर मार्क हो चुका है. ओके, बी है. ठीक है ना. कौन सा कॉमन दिख रहा है दोनों में. आपको स्काईलार्क में बताना है एंड ओड टू नाइटिंगेल में बताना है. दोनों में क्या अपॉस्ट्रोफी यूज हुई है. हम एक एब्स्ट्रैक्ट या नॉन ह्यूमन से बात कर रहे हैं, डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं. जी हाँ, तो हुई है, तो बिल्कुल सही है. अपॉस्ट्रोफी बोथ पोएम्स डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं किसको. एक बर्ड को, स्काईलार्क को और
नाइटिंगेल को। Which poet is most closely associated with the Victorian crisis of faith? Crisis of faith, sea of faith. कहाँ पर ये बात हुई थी? हमारे मैथ्यू आर्नल्ड के डोवर बीच में. So Dover Beach, Arnold's Dover Beach is the classic expression of this crisis. Now which sequence correctly represent कर रहा है literary movement हमारे इन prescribed poets का? बता दो. So कहाँ से आप मूव कर रहे हो? आप रोमांटिक दिखे, फिर आपके लॉर्ड टेनिसन आ गए, विक्टोरियन आ गए, रोमांटिक है, विक्टोरियन है ना, रोमांटिक ब्राउनिंग, रोमांटिक वर्ड्सवर्थ दिखते हैं, फिर आपको ब्राउनिंग दिखते हैं जो कि विक्टोरियन है, फिर कीट्स दिखते हैं जो कि रोमांटिक है, एंड आर्नल्ड दिखते हैं यानी मैथ्यू आर्नल्ड जो कि विक्टोरियन है, एंड ये क्रिटिक भी है. इन्होंने क्या दिया है? फेमस. अभी हमने आगे बताया था वीडियो में क्या है इनका क्रिटिसिज्म में फेमस, द टचस्टोन मेथड स्टडी ऑफ पोएट्री से. आई होप इतना सब बहुत बढ़िया से क्लियर है गाइस. नंबर 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाक से कर लेते हैं. Which statement best distinguish करता है ब्राउनिंग को कीट्स से? ब्राउनिंग को कीट्स से कौन डिस्टिंग्विश कर रहा है बताइए? ब्राउनिंग एक्सप्लोर करे साइकोलॉजी थ्रू स्पीकर्स. जी हाँ, मैंने बताया आपको उनकी बातों से उनकी साइकोलॉजिकल अंदर क्या चल रहा है सब कुछ पता चल रहा है. सो ये बात तो सही बैठ जाती है. कीट्स जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं इमोशन को थ्रू लिरिकल मीडिएशन. जी हाँ, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं. सो दिस इज करेक्ट. बोथ मेनली राइट पॉलिटिकल पोएम नहीं होगा. ड्रामेटिक ब्राउनिंग लिखते हैं लेकिन कीट्स नहीं लिखते हैं. ब्राउनिंग रिजेक्ट्स द कैरेक्टराइजेशन. जी नहीं, अभी ऊपर डिस्कस किया, कैरेक्टर्स यूज किए हैं, ड्यूब ये सब, तभी तो वो ड्रामेटिक है ना. सो ब्राउनिंग इज द मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन और कीट्स इज द मास्टर ऑफ सेंसुअस लिरिसिज्म. कीट्स की पोएम्स भाई साहब इतनी आपके सारे सेंसेस को टच कर देने वाली पोएम्स हैं. तो अगर सेंसेस के कोई पोएम पोएट पूछे जाए तो इट इज कीट्स. आपकी नोज से लेकर, ठीक है, आपकी आई से लेकर एवरीथिंग, इवन टच. बहुत लोग टच को नहीं कर पाते हैं. आपको ऐसे दिखेगा अंधेरा है, लेकिन जब वो नाइटिंगेल के साथ गए हुए हैं तो ग्रास पे, फ्लावर पे जब पैर जा रहा है, सो वो कौन सी चीज निकाल रहा है, वो कौन सा आपके सेंस को टच, वो टच वाले सेंस को निकाल रहा है. सो टच अलग बहुत कम मिलता है, टैक्टाइल बहुत कम दिखता है आपको, पर इनके में आपको हर तरह के सेंस टच हो जाएंगे, मतलब उभर आएंगे, सब कुछ आप फील कर पाएंगे. सो दिस इज लाइक, दिस इज रिलेटेड टू कीट्स. नाउ आखिरी क्वेश्चन है फॉर द डे, एंड इसके बाद जो भी आपको होमवर्क मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वो करना होगा, ठीक है. सो आई होप यू विल बी डूइंग दिस वेरी वेल. ये वाला बता दो जल्दी से. वो स्टेटमेंट बेस्ट यूनिफाई कर रहा है सारे प्रिस्क्राइब पोएम को इन दिस पेपर. सो दे ऑल रिजेक्ट सिंबोलिज्म. क्या सब के सब सिंबोलिज्म को रिजेक्ट करें? भाई ये क्या बात बता दी आपने, ऐसा कुछ नहीं है. सिंबल्स यूज हुए हैं, राइट. दे एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन माइंड एंड आइडियल्स सच एज नेचर, ब्यूटी, इमेजिनेशन, फेथ, लव, मेमोरी एंड मोर्टालिटी. जी हाँ, ये सब होता है. ब्यूटी कीट्स में दिख जाती है, इमेजिनेशन कॉलेज में दिख जाती है, तो कहीं फेथ दिख जाता है डोवर बीच में. देन लव दिखता है आपको कि लव ही है जिससे आप बच सकते हैं दुनिया में, ऐसी दुनिया में रह सकते हैं. मेमोरी दिखती है आपको रिमेम्बरेंस में जो कि है क्रिश्चियनिटी की. मोर्टालिटी दिखती है हमारी बर्ड्स में, स्काईलार्क हो गई, नाइटिंगेल हो गई. सो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है. एंड नेचर भी हमारी स्काईलार्क हो गई, नाइटिंगेल हो गई, ये सब में है. देन क्रॉसिंग द बार में आपको क्या दिख रहा है कि पायलट भी है, गॉड जी. सो दे आर ऑल नरेटिव पोएम्स. ऐसा बात नहीं है, सारे के सारे नरेटिव नहीं है. बी ऑप्शन इज करेक्ट गाइस. ऑल बिलोंग टू विक्टोरियन एज. नहीं, कोई रोमांटिक है तो कोई विक्टोरियन है. मैथ्यू आर्नल्ड की क्या है? विक्टोरियन है, ठीक है आपकी. ओके, सो डिस्पाइट बिलोंगिंग टू डिफरेंट पोएट्स और पीरियड्स, पोएम कलेक्टिवली क्या एग्जामिन करेंगे? ह्यूमन के कंसर्न्स थ्रू रिच सिंबोलिज्म एंड लिरिकल एक्सप्रेशंस दिखाते हुए. सो ये बिल्कुल बढ़िया से हो गया है. अब जल्दी से कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं इनसे रिलेटेड. वर्ड्सवर्थ जो है नेचर पोएट है. वर्ल्ड इज टू मच विद अस इनका है, जो कि क्या है? पेट्रार्कन सोनेट है. हमने सारे सोनेट की फॉर्म्स कैसे करने हैं याद रखने हैं, ट्रिक रखिए, कर लेना. अगर नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियोस देख लेना. कैसे? अब्बा अब्बा, सी डी सी, डी सी डी, ये है इसकी राइमिंग स्कीम. वर्ड्सवर्थ की हो गया कॉलरिज. कुबला खान विजन ड्रीम पोएम है, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है. फिर उसके बाद कॉलरिज का आपका आ जाता है, शेली के आ जाते हैं ब्लिडी स्पिरिट. आइडियलिज्म है इनके में, और टू स्काईलार्क इन्होंने लिखी है. कीट्स का नेगेटिव कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम अनसर्टेनिटी में भी खुद को संभाले रखते हैं एंड एकदम फ्लो नहीं हो जाते हैं. सो दैट इज द कैपेबिलिटी. देन सेंसुअसनेस आपको दिखाई गई है. सारे सेंसेस को कीट्स हमारे टच कर लेते हैं, मैंने बता ही दिया. ब्यूटी इज ट्रूथ दिखाया गया, ये लाइन है. देन की बायरन की बायरॉनिक हीरो इज इंपॉर्टेंट, एंड इनका क्या है? शी वॉक्स इन ब्यूटी पोएम है.
टेनिसन एक विक्टोरियन पोएट लॉरेट हैं, क्रॉसिंग द बार इनकी पोएम है ना, जहां पर वो बात करते हैं कि यहाँ पर सब कुछ रिलीजियस फेथ हो जाए, सब कुछ हो, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड ऑल की वजह से यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स हो गए, कोई किसी का सगा नहीं है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मारकाट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सो इट्स जस्ट लव, हम लोग को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना है, लव ही है जो हमें बचा सकता है या संभाले रख सकता है ऐसी जगह। देन वी हैव ब्राउनिंग का जो फादर मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग माने जाते हैं, इनकी लास्ट डचेस है जो इतना जेलस फील करते थे कि मेरी डचेस सिर्फ मेरे जो हार हैं, मैंने जो चीजें दी हैं, मैंने जो गिफ्ट दिए हैं, वो उसको देख के खुश हो, मेरी बातों से खुश हो, मेरी बातों पे स्माइल करे, किसी और की बातों पे स्माइल ना करे। जो लोग तुझे जो छोटे मोटे गिफ्ट लाते हैं उनको वो वैसे ही इक्वल तरह से ट्रीट कर रही है जैसे मेरे महंगे और पुश्तैनी और इतने पुराने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। वो बहुत लकी है कि उसको ये राजघराना मिला है एंड ऑल ऑफ दैट, राइट, एंड वो उसको वैल्यू नहीं कर रही है, वो इक्वली रख दे रही है सबकी तरह। तो इसी वजह से वो इतने जेलस थे कि उन्होंने सारी स्माइल स्टॉप कर दी, जो कि दर्शाता है एक्चुअल में कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मार डाला अपनी लास्ट डचेस को। अब जो नए आए हैं नई डचेस की तरफ से, होने वाली डचेस की तरफ से आए, उनसे किसी ना किसी तरह से आपको साइकोलॉजिकली दिख रहा है वो क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा दहेज, बिकॉज वो दिखा रहे हैं कि वो कितने ग्रेट हैं, कितना उनके पोर्ट्रेट वोर्ट्रेट किसने बना रखी है, सब ग्रेट है ना। आर्नल्ड जो है वो विक्टोरियन क्राइसिस ऑफ फेथ को दिखाते हैं, डोवर बीच में हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड कि कैसे कुछ फेथ नहीं रह गया है, कुछ भी नहीं रह गया है, ये बात हो गई है उसमें। एंड ऑफ कोर्स अब लव ही बचा है जो कि बचा सकता है, राइट। सो क्रिस्टिना रोजेटी में फ्री रफ लाइक पोएट हैं वो, एंड रिमेम्बरेंस की बात करते हैं जहां पर लव और मेमोरी को दिखाया गया है। नाउ गाइज, I hope you have got something from this video, और हमने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो अब मैं मान के चलती हूँ कि आपको इस पेपर में बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया होगा, एंड वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है एंड यू हैव गेन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, डू गिव इट अ बिग थम्स अप, लाइक द वीडियो एंड बताइए कमेंट्स में हाउ यू आर लाइकिंग इट, हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि पेपर 6 की होगी, एंड उसके भी हम ऐसे ही 100 मैराथन 100 क्वेश्चंस के पूरा मैराथन करने वाले हैं। सो आई होप यू विल बी रेडी फॉर दैट। आप पेपर 6 अच्छे से ऑलरेडी पहले से पढ़ के आओगे, एंड डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियोस दी होंगी आप एज अ होमवर्क उनको भी करके आओगे, सो दैट यू आर नॉट मिसिंग ऑन एनी सिंगल थिंग जो भी मैं पढ़ा रही हूँ या पढ़ाया है, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड keep answering. Just let us know how much you are able to answer. मॉक में तो पक्का पूछने वाली हूँ मैं सबसे, मॉक और सैम्पल पेपर्स में कितने आंसर कर पा रहे हो। सो अभी से खुद को थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली देखने लगो कि कितना सही बन रहा है, एंड जो नहीं बन रहा है उसको बनाने की सही कोशिश करिए। ओके, मीट यू सुपर डुपर सून।